एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इलेक्शन रिज़ल्ट्स जहाँ पर हमने आते हुए देखे, सूरत हाल यही वाज़े हुई कि जिस तरह से कल जिसको विक्ट्री स्पीच बहुत से लोगों ने कहा, मॉडल टाउन लाहौर की गैलरी में खड़े होके मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की, उससे तासुर यही मिला कि शायद जो एम कर रही थी PMLN उसको अचीव नहीं कर पाई। हमने अब से कुछ देर पहले जितने भी नून लीग के रहनुमाओं से बात की, उनका भी कहना यही था कि बेशक एक मेजॉरिटी पार्टी आप कह लीजिए, आप कह लें कि सेंटर में, वफाक में और दूसरा पंजाब में एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स तो बन सकती है, लेकिन जो नंबर वो अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। अब इसका रिज़ल्ट यही है कि कोalition गवर्नमेंट की सूरत हाल फॉर्म करनी पड़ती है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, और जब साथ लेके चलने की बात आती है तो उन्हीं शख्सियात की बात करनी पड़ती है जिनको ये फ़न आता है, जिन्होंने ये किया हुआ है और जो इसी बात से जाने जाते हैं कि वो सबको साथ मिला के और जोड़ तोड़ करके चल सकते हैं। तो इसीलिए अब तक जो सूरत हाल डेवलप की है उससे लगता यही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कोalition पार्टनर्स को साथ मिलाना पड़ेगा, वो एक नागुज़ीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। लेकिन वो सवाल वहीं खड़ा है कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जिसके बारे में बिलावल भुट्टो साहब से भी जब हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि इसमें PTI के कितने हैं और जो हकीकी आज़ाद हैं वो कितने हैं, इसका तयन होना बाकी है। लेकिन कहा यही जाता है कि इंडिपेंडेंट्स का जो ये सवाल है, ये हमेशा मुल्की सियासत को अफेक्ट करता है। पिछले इलेक्शन में भी किया कि जो जनूबी पंजाब महाज बना या कुछ ऐसे लोग जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हुए, वो उस पार्टी की तरफ ही जाते हैं ट्रेडिशनली जहाँ की हवा होती है। तो इस बार ये देखना है कि इन इंडिपेंडेंट्स के ऊपर कौन अपना जाल बिछा के इनको अपने कैंप में ला सकता है। तो पैनल का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में दुआ जमील मौजूद हैं और इसके साथ साथ सलमान आबिद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस्लामाबाद से भी हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे फेलो एंकर हैं, बहुत वार्म वेलकम चौधरी साहब आपको भी। और इसके साथ साथ शहबाज राना साहब और कामरान यूसुफ साहब कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ ही है। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। पहले 2 दिन तो हम ट्रांसमिशन में ये डिस्कशन करते रहे हैं कि आपने भी ये बात की कि नंबर का आपने कहा कि सेफ़ रह के खेलते हैं कि नहीं बताते कितने लेंगे, लेकिन वजारत उज़्मा मियाँ साहब के कैंप में ही जाएगी। अब भी आप इस पोजीशन पर कायम हैं या कुछ चीज़ें तब्दील हो गई हैं आपको लगता है? देखिए, अगर पार्टीज की बात करें, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को साइड पे रखते हैं आप, तो पार्टीज में ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्रुप जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि इस वक्त उनके 73 MNAs हैं उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब इसमें MKM क्योंकि उनके इत्तेहाद में है 17 वो शामिल कर लें, इसके साथ फिर मुस्लिम लीग काफ इनके इत्तेहाद में है 3 वो शामिल कर लें, UUI के 3 हैं उनको भी इनके साथ शामिल कर लें, IPP जो है उसके 2 हैं वो भी आप इनको शामिल कर लें, तो ये ग्रुप जो है बड़ा ग्रुप बन जाता है और ये 100 को टच कर जाता है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक इसके साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ किसी का, तो ये 54 है। तो एक साइड पे आप समझें कि 100 प्लस हो गए, दूसरी साइड पे 54 हो गए, तो आधे आधे का फर्क है। तो अगर ये इत्तेहाद बनेगा तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ग्रुप का ही होगा, क्योंकि मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब सवाल यह कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इस सूरत हाल में नहीं बनेंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त सूट करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आसफ अली जरदारी साहब भी कंफर्टेबल नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब भी कंफर्टेबल नहीं है। और अगर ये गवर्नमेंट बन जाती है तो ये एक PDM 2 गवर्नमेंट होगी और इसे डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल होगी। ये याद रखें, जो पाकिस्तान के डायनामिक्स है इसमें एस्टैब्लिशमेंट अकेली कुछ नहीं है और गवर्नमेंट भी अकेली कुछ नहीं है। अगर आप एक ऐसी गवर्नमेंट बना देते हैं जिसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, तो फिर वो गवर्नमेंट के साथ बाहर की दुनिया कोई डायलॉग नहीं कर सकेगी, ना ही कोई डील हो सकेगी। और अगर सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट जाती है डील के लिए, तो IMF उसके साथ डील नहीं करेगी, उसको एक गवर्नमेंट चाहिए। तो एक ऐसी सूरत हाल जिसमें गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट दोनों इकट्ठे होंगे, फिर ही जाके मुल्क चलाया जा सकेगा। और मियां शहबाज शरीफ मेरा ख्याल एस्टैब्लिशमेंट को सूट करते हैं और तमाम इत्तेहादियों को भी सूट करते हैं। कलामी की माजरत, जिस तरह बिल्कुल जो आपने कहा कि PDM 2 होगी, क्या तमाम वही मोर्चे होंगे और उन मोर्चों पे वही सिपाही होंगे जो PDM 1 में थे, या वजारतों की बारगेन मुख्तलिफ होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की इस बार? नहीं, मेरा ख्याल है वो PDM 2 इसी टाइप की होगी, एक कौमी गवर्नमेंट टाइप होगी जिसमें सारे लोग शामिल हों और कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर ना हो, ताकि ये जो लोग जो आज़ाद उम्मीदवार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ है, इनके दरमियान कोई दरार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वो अगर वाकई किसी एक फार्मूले पे मुत्तफिक हो जाते हैं फिर तो गवर्नमेंट चल जाएगी, लेकिन अगर इनके अंदर भी दरार होगी तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी।
और याद रखें ये जो इलेक्शंस हैं इसके अंदर किसी ने विन किया या नहीं किया, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसने लूज किया है और उस पार्टी का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन है। अच्छा। अगर हम ये कहें कि ये इलेक्शंस जो है उनके लिए सूदमंद साबित हुए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रही सही भी सियासत थी वो ऑलमोस्ट इस इलेक्शन ने दफन कर दी है। बिल्कुल। और जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी सबसे ज्यादा लूजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, क्योंकि उसके आखिर में मेरा नहीं ख्याल कि ये 10 सीटें भी ले सकेंगे फिर। ठीक है, ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जिसके अंदर आपने पार्टी भी चलानी है और मुल्क भी चलाना है। पार्टी भी चलानी है, मुल्क भी चलाना है। सलमान साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये चौधरी साहब भी जो बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लूज पीएमएलएन ने किया है, तो फिर लूज करने वाली पार्टी विक्ट्री स्पीच कर दे, एटलीस्ट मैंने तो पहले नहीं देखा, आपने देखा है? देखिए, पहली बात तो यह कि उन्होंने खुद ही वजाहत कर दी है कि वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ये स्पीच नहीं करना चाहते थे। मरियम ने उनको इंसिस्ट किया कि हर सूरत में ये हमें स्पीच करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले उस इलेक्शन की रात को जो कुछ हुआ उसका प्रेशर बहुत ले लिया पीएमएलएन ने। उनको लगा कि हमने स्पीच ना करके शायद कोई गलती की है, तो उसके नतीजे में फिर मरियम के दबाव पे आके उनको वो अगले दिन जो है ना वो मेला सजाना पड़ा। एक बात मैं जावेद साहब चौधरी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि लूज़र तो पीएमएलएन है, लेकिन अब अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन और बाकी इत्तेहादी जमातें, जिसको चौधरी साहब ने PDM 2 का पार्ट नाम दिया है, तो इस हुकूमत के अंदर भी जो वर्स्ट पोजीशन होगी वो पीएमएलएन की होगी। अच्छा। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी ने अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले और वो इस वक्त एक बारगेनिंग की जो असल सलाहियत है ना वो उनके पास भी है और उनके पास ऑप्शन भी ज़्यादा हैं। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पीएमएलएन जो इस वक्त डिफेंसिव है उसके ऊपर लाएंगे। उसकी वजह डिफेंसिव वो क्यों है? एक डिफेंसिव की वजह यह है कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 110+ सीटें वो उनको नहीं मिल सकी, एक बात। और दूसरा ये कि उनके बेशतर उम्मीदवार जो हैं उनकी जीत को भी चैलेंज कर दिया गया है, इंक्लूडिंग जो नवाज शरीफ साहब की सीट है लाहौर वाली भी, तो वो भी एक दबाव होगा। और फिर ये जो कहा जाता था कि GT रोड की पार्टी है और GT रोड पे उनका बड़ा मैंडेट है, इस दफ़ा GT रोड पे भी उनको बहुत ज़्यादा पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है। तो इसलिए जिस वक्त ये जो भी बात की चौधरी साहब ने कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी एक अहम फरीक है, तो जब एक किसी किस्म की बारगेनिंग होगी और जिस किस्म की चीज़ें सेटलमेंट में जाती हैं तो नवाज शरीफ साहब डिफेंसिव पोजीशन पे होंगे, ये मुझे लगता है। मतलब आपका भी कहना यही है कि कोई फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है पीएमएलएन का, दिखाई दे रहा। कामरान आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि जब भी इलेक्शन की एक्सरसाइज होती है तो इसका बड़ा हैवी टॉल होता है पॉकेट के ऊपर भी, आवाम की एक्सचेकर के ऊपर भी होता है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, इलेक्शन में दोबारा चले जाएँ, ये इतना आसान है इकोनॉमिकली? आई थिंक अल्लाह अल्लाह करके पहले तो इलेक्शंस हुए हैं, दोबारा इलेक्शन में जाना अपेरेंटली तो बिल्कुल लग नहीं रहा, गिवन कि जो हमारी इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है। जावेद चौधरी साहब ने एक बात की थी कि पीएमएलएन ने इन इंतखाबात में लूज़ किया, डेफिनेटली उन्होंने लूज़ किया है, बट आई बिलीव कि जो ये नताइज आए हैं, अगर हमने अपना हाउस इन ऑर्डर ना किया और सेनेटी प्रिवेल ना की तो मुझे तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। ये 2 साल जो एक हिजानी कैफियत थी और जो एक तवक्को यही थी कि जब आम इंतखाबात होंगे तो एटलीस्ट पाकिस्तान में ज़ाहिर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, इलेक्शन धांधली होती है, बट एटलीस्ट जो नताइज आएंगे वो डिसाइसिव होंगे, एटलीस्ट ऐसे डिसाइसिव होंगे कि जिस मर्जी पार्टी को हो एटलीस्ट उसके पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी ताकि वो मुश्किल फैसले कर सकें। बट जो स्प्लिट वर्डिक्ट है, हंग पार्लियामेंट है, बेशक जो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स हैं दे आर लीडिंग, बट ऑफ कोर्स जो इस वक्त के मारूजी हालात हैं कामरान, लेकिन वो बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि अगर 10 साल की स्टेबिलिटी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन साथ होनी चाहिए, वो ये खुशाइन चीज़ है, नेगेटिव नहीं है। आप लेकिन जो बात कर रहे हैं उसका मतलब तो यही है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स में वो रिट, वो अथॉरिटी नहीं होती कि वो फैसला साजी कर सकें, राइट? देखें, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो मर्जी आप कह लें, PTI जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं दे आर लीडिंग, और इसका मतलब है जो पॉपुलर मैंडेट है वो तो तहरीके इंसाफ को मिला है ना। और अगर आप एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं और उसकी बैकिंग उस तरह से गवर्नमेंट में नहीं होती और वो मुश्किल फैसले करते हैं और फिर वो कर नहीं पाएंगे, तो आई थिंक इस तरीके से हुकूमतें चलती नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कैसे ये मामलात आगे बढ़ेंगे, मतलब उससे तनाव जो है वो खत्म नहीं होगा। जैसे नवाज शरीफ ने भी बात की, आज आर्मी चीफ ने भी बात की कि हमें इस तकसीम की सियासत से, ये जो एनार्की है, इससे आगे बढ़ना है। मतलब स्मूथ सेल करता हुआ ये शिप आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शहबाज, चूंकि आप इकोनॉमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एक 2 किस्म के आर्ग्यूमेंट जो एक्सप्लेन करते हैं ना मुस्लिम लीग नवाज का वो हशर होना जो जावेद चौधरी साहब ने बात की उसको,
पहला ये है कि बयानिया उनका जो है वो प्रिवेल नहीं कर सका। एक और आर्गूमेंट जो मैं आपकी तरफ लाना चाहता हूँ वो ये है कि 16 माह की इकनॉमिक परफॉर्मेंस असल में इतनी मैल परफॉर्मेंस थी कि उसकी वजह से जो इससे पहले मोटरवेज़ के जाल का आइडिया या ये कहना कि लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, वो नेशनल मेमोरी से ही रेज़ हो गई। आपको लगता है वॉज इट दैट बैड कि 16 माह डोमिनेट कर गए पिछले 2 दहाइयों के अंदर जो नून लीग ने किया उसको? जी देखिए, 16 माह में था क्या, पाकिस्तान की तारीख की जो है हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी 38% पे गई है मई में। तो अगर इस बयानिए के साथ उन्होंने जाना है फिर तो नहीं हो सकता। और इस फाउंडेशन के साथ आप कैसे, जो कौम पहले ही तकसीम हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि आप इस फाउंडेशन के साथ, इन रिजल्ट्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, इस फाउंडेशन के साथ अगर आप कह रहे हैं आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अब प्रैक्टिकल रियलिटी यही कह रही है कि जरदारी साहब से मुलाकातें होनी हैं और कोलेशन फार्मूला निकलना है। फिर पहला चैलेंज अगर फिर से वही है कि IMF का प्रोग्राम लेके आना है, तो उसमें किसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है आपको लगता है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इस वक्त आपकी टोटली एक हंग पार्लियामेंट की एक सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। जिस पार्टी ने क्लेम किया विक्ट्री, ऑल दो एक्सप्लेनेशंस तो दे रहे हैं कि विक्ट्री स्पीच नहीं थी, उसकी इस वक्त 73 सीटें हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। उन 73 सीटों में से कम 22 से 25 ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर PTI का क्लेम है। और आपने देखा कि वो अब कोर्ट्स के अंदर जाके वो अपनी पिटिशंस फाइल कर रहे हैं। तो अगर इसको आप सिंपल अल्फाज में बात कर लें कि हर 3 जो सीट जीती हुई है, PMLN का क्लेम है, हर 3 में से 1 सीट के ऊपर इस वक्त PTI का क्लेम है। तो अगर उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें जिसकी 54 सीटें हैं, उसमें 1-2 सीटों को छोड़ के मुल्तान वाली साइड पे बाकी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जेन्युइनली लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी परफॉर्मेंस है। सही। तो हम कैसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से वजीर आजम की बात कर रहे हैं, कौन उस कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करेगा? क्या ऐसी गवर्नमेंट जो कि इंतहाई वीक है, जो आज इस पोजीशन में भी नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज माइनस अगर आप PTI के बैक जो कैंडिडेट्स हैं उनको निकाल दे कि वो कंफर्टेबली और बगैर जोड़ तोड़ किए हुए कोई हुकूमत बना ले। अभी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं आपके जो विन करके आ रहे हैं वो तकरीबन 102 का नंबर है जब हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल 102 में लार्जेस्ट नंबर वही लग रहा है। 8 से 10 उनके निकाल भी दे, नंबर तो वही लग रहा है ना, तकरीबन 1992 तो PTI का अपना नंबर है और वो पार्टी छोड़ भी नहीं रहे, और पार्टी छोड़ना शायद मुश्किल हो जाए। ये आप इसको ऐसे इसको जहन में रखिए कि जो इतनी ज्यादा हथकंडे इस्तेमाल हुए PTI के लोगों के खिलाफ, उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस आ गई है। तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 92 में से 30 एक ले उड़ेगा और 30 दूसरा ले उड़ेगा, ये नहीं हो ख्याल सकता है कि जिस किस्म की खाम ख्यालियों में ये रह रहे हैं, सही, इनको निकल आना चाहिए। बिल्कुल। मैंने आपका IMF वाला, जी आप कंप्लीट कर लें उसको। बिल्कुल देखिए, जो IMF वाली चीज है, जो इसका रिव्यू मिशन, जो दूसरा रिव्यू मिशन है और इस प्रोग्राम का आखिरी रिव्यू मिशन, उसकी जो ओरिजिनल डेट थी वो फरवरी की थी, गालबन 2 या 3 फरवरी की थी। उसको IMF ने एक्सटेंड कर दिया है कुछ आप कह सकते हैं 1 माह के लिए। 15 मार्च तक वो रिव्यू मिशन मुकम्मल होना है। क्यों मुकम्मल होना है कि 12 अप्रैल 2024 को IMF का प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। तो अगर 15 मार्च तक ये रिव्यू मुकम्मल होगा तो वो तभी वो बोर्ड के पास जाएगा और 12 अप्रैल से पहले अप्रूव हो जाएगा। तो हमें जल्द अज जल्द बिल्कुल एक नई हुकूमत चाहिए। 20 फरवरी तक पाकिस्तान को क्लैरिटी चाहिए अपने पॉलिटिकल सीन के ऊपर। अगर ये क्लैरिटी नहीं आती, जो लोग आज ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने एक्सचेंज रेट को भी काबू रखा हुआ है, उन्होंने स्टॉक मार्केट को भी काबू रखा हुआ है, उन्होंने एक काइंड ऑफ एक आपको एक सिम्बल्स दिया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, ये सारी चीजें मतलब तखीर इसमें नहीं हो सकती। हमें क्लैरिटी से बिल्कुल फ्रेश मैंडेट से फ्रेश फैसले करने हैं। जावेद साहब आपकी तरफ में आता हूं, लेकिन दुआ ये जो बात जावेद साहब ने भी की कि नवाज शरीफ साहब इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहे उस तरह से, तो फिर उनकी वापसी पे क्वेश्चन नहीं आ जाता कि देन व्हाई डिड ही रिटर्न इन द फर्स्ट प्लेस? बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल तो है, लेकिन या उनका वोटर उसको अपील करने के लिए? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल तो है, लेकिन उससे ज़्यादा जो यहाँ पर बात हो रही है ना कि एक, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि सादा अक्सरियत होनी चाहिए, ये मुल्क को कौम के लिए बेहतर है, और वो जो हम सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं
उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कमज़ोर सियासी हुकूमत होगी तो जाहिर है वो कमज़ोर फैसले होंगे। जैसे हम पहले हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब थे, वो भी यही बात कर रहे थे। तो इस वक्त जो मुल्क को इस वक्त ज़रूरत थी ख़ास तौर पर, वो सादा, ज़ाहिर आप मेजोरिटी में जब फैसले नहीं कर सकेंगे, आप इस्लाहात नहीं ला सकेंगे, आप कानून साजी नहीं, ये तो यही है ना कि उसको खुश कर लें। ज़ाहिर है इतने सारे लोगों ने मिलकर हुकूमत बनानी है तो सबका हिस्सा भी होना है और सबको उसमें हिस्सा चाहिए भी सही और सबको खुश भी करना है। लेकिन इस वक्त वही बात नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ है या नहीं, इससे ज़्यादा सोचने की बात यह है कि हमारे सियासतदान सिस्टम को खुद डिरेल करते हैं। अच्छा। आप लंदन से आए हैं, आप चौथी मरतबा ये तासुर कायम कर दिया गया, वजीर आजम बनने आए हैं, आपने डील कर ली है और उस डील के नतीजे में आपकी कैंपेन नून लीग की देखी बहुत सुस्त थी कैंपेन, शायद उनको ये तासुर कायम हो गया। तो एट एनी कॉस्ट आप नून लीग के किसी भी हलकों से, वैसे खुर्रम दस्तगीर साहब यही कह रहे हैं कि हमारे वोटर को शायद पहले ही पता चल गया कि हमने जीत जाना है, इसलिए बाहर और नहीं ये है। तासुर था, हर जगह पर ये तासुर था। नून लीग के हलकों से ये बड़ी वाज़ेह आवाज थी कि इंसानों की है, मतलब हम तो जीते जिताए हैं ना, तो साडी गल हो शायद गई, साडी गल हो गई है। अच्छा, लेकिन एक बात और भी तो कही जा रही थी ना कि अब कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ साहब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। अब ये देखते हैं कि कब तक ये नारा लगता है। जावेद साहब, आपने जो बात की कि अब जो नवाज शरीफ साहब की, एक तो दूसरी बात ये कि जो क्लेम पीटीआई का है, अब पहले 4 हलकों का हुआ करता था किसी दौर में, इस बार तो फिर 90 हलकों की वो बात करना शुरू हो गए हैं। अगर ऑफिशियल फिगर्स ये बता रहे हैं, जो उनके ऑफिशियल फिगर्स हैं वो क्या हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा 180 सीट्स बनती हैं हमारी, तो इतना बड़ा जो मार्जिन का डिफरेंस है ये कैसे पूरा होगा? मैं तो लिटिगेशन का एक समुंदर देख रहा हूँ कि वो आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में, कि सारे हलकों के फैसले अदालतों में जा रहे हैं। आप भी ये देख रहे हैं? देखिए, जो इलेक्शन है ना शाह साहब, वो पुरानी बात हो गई है, कैंपेन भी पुरानी बात हो गई है, मियां नवाज शरीफ का आना भी पुरानी बात हो गई है, इमरान खान साहब के केसेस भी पुराने बात हो गई है। अब ये माजी है, अब इन माजी को खोलने का, इसके ऊपर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। जो पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस हैं वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, नहीं आते, वो जाते हैं, यहाँ रहते हैं, ये चीज अब बहुत छोटी हो गई है। इमरान खान साहब जेल में हो या इमरान खान साहब बाहर हो, ये इसकी भी अब कोई इसका मायना नहीं है। असल जो इशू इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक क्यास है, गवर्नमेंट कोई नहीं है और कोई एक भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो। और अगर फर्ज कर लें कि अगले 1 हफ्ते तक गवर्नमेंट नहीं बनती, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाएगी, डॉलर हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा और सिक्योरिटी के जो इशू है वो बलूचिस्तान के अंदर आप सूरत देख लें, आप इधर केपी के अंदर सूरत देख लें, वो है पूरी दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त फोकस करके बैठी हुई है। अब जो स्टेट है उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो पीडीएम की गवर्नमेंट बनाए, जैसे तैसे भी बनाए, लेकिन 2-4 दिन के अंदर वो गवर्नमेंट बने और वो फंक्शंस करे और इमीडिएटली वो आईएमएफ के साथ डील करे ताकि हमारा अगला प्रोग्राम चल सके। अगर वो नहीं चलता, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा खुदा ना खास्ता, और हमारे पास फिर गुंजाइश नहीं होगी। एक ऑप्शन उनके पास ये है कि पीडीएम के साथ जैसे भी हो, दिन को जागना पड़े, रात को जागना पड़े, बिठाना पड़े लोगों को, कहीं से लाना पड़े, ला के उन्हें कहें जी गवर्नमेंट बनाएं और ये सिस्टम चलाएं। क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं चलेगा, ना इमरान खान को फायदा है, ना मियां नवाज शरीफ को फायदा है, ना 25 करोड़ लोगों को फायदा है। याद रखें, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अगर यहाँ पे बिजली बंद हो जाए तो एक ऐसा क्यास और कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। 15 दिन का पेट्रोल होता है यहाँ पे। 25 करोड़ लोग अगर रोजाना सिर्फ 2 रोटियां खाएं, 50 रोटियां रोजाना इस मुल्क को चाहिए होती हैं, और गंदम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लिहाजा ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अगर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाती है, गवर्नमेंट आप सब लोगों की मिलकर भी बना लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को खड़ी नहीं कर सकेगी। और अगर डॉलर कंट्रोल से निकल जाता है तो आप कुछ भी कर लें, फिर उसको वापस नहीं ला सकेंगे। तो बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन चीजों से निकल के अब हमें आगे के बारे में सोचना है। आपसे ये सवाल, अगर एस्टैब्लिशमेंट या रियासत है, जी सुनिएगा, अगर ये एस्टैब्लिशमेंट रियासत है, पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं बनाती, तो दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि इमरान खान साहब अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे, उनको एक बड़ी पार्टी चाहिए। नून लीग के साथ वो चलेंगे नहीं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि वो जो गवर्नमेंट बनेगी, क्या एस्टैब्लिशमेंट उसको बैक करेगी? तो अब अगर एस्टैब्लिशमेंट उसको बैक नहीं करेगी तो गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी। तो वो एक उससे बड़ा क्राइसिस होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक क्राइसिस इस वक्त है वो गवर्नमेंट का क्राइसिस है। अब इसमें जितनी शख्सियात हैं वो माइनस हो चुकी हैं, वो इस क्राइसिस के सामने अब उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस वक्त जो एक उबलता हुआ सवाल है, जो उबलता हुआ इशू है, वो ये है कि इस मुल्क की बागदौड़ अब किससे संभालनी है और कितनी जल्दी संभालनी है। जितना लेट हो जाएगा पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा बहुत सेंसिटिव इशू है ये। चौधरी साहब, आपने जो बात की इसमें पीपल्स पार्टी और एक पीटीआई का फॉर्मूला आपने बताया और दूसरा तो वही पीडीएम फॉर्मूला है। आपकी इतलात क्या है कि राब्ते किस डायरेक्शन में हो रहे हैं इन दोनों ऑप्शंस में से? देखिए, दोनों जगहों पे बात हो रही है।
और जो पीडीएम के कुछ लोग हैं जिसमें मैं नाम बता देता हूं, एक तो चौधरी एतजाज अहसन साहब हैं और अली जफर साहब हैं और एक और साहब हैं इनके, वो भी वकील हैं, उनके जरिए डायलॉग जो है इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सही। और ये अगर मिच्योर हो जाते, क्योंकि इमरान खान साहब इस पे पोजीशन ले चुके हैं। जब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम आजाद के साथ मिलके या पीटीआई के साथ मिलके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सवाल नहीं बनता मेरा। बिल्कुल। तो वो एक पोजीशन ले चुके हैं और इमरान खान साहब के साथ चलना किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल सकेगी, ना इमरान खान साहब चल सकेंगे। और वो गवर्नमेंट भी अगर बनती है तो जब तक आसिफ अली जरदारी साहब को एस्टैब्लिशमेंट सिक्योरिटी नहीं देगी या गारंटी नहीं देगी, आसिफ अली जरदारी साहब उनके साथ नहीं चलेंगे। सही। और उसके बाद मसला ये है कि अगर फर्ज कर लें कि वो हो जाता है, तो क्या इमरान खान साहब उस गारंटी और सिक्योरिटी को ऑनर करेंगे बाद में जब गवर्नमेंट बनेगी? तो बड़ा वो सवाल एक है, बड़ा ट्रिकी किस्म का सवाल है। बिल्कुल। और इस साइड पे पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है तो उसको भी किसी ने चलाना है। सही, बिल्कुल। सलमान साहब, ये जो बात की है जावेद चौधरी साहब ने, एक रेवलेशन है अपने आप में कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप पर भी उसी रफ्तार से काम हो रहा है जो पीडीएम फार्मूला पे हो रहा है। लेकिन खान साहब ने जब सारी पॉलिटिक्स इसी नैरेटिव पे की है कि मेरे अलावा जो दो पार्टियां 30 साल से हुकूमत कर रही हैं, इनमें कोई जान नहीं है, इनको रिजेक्ट कर दीजिए, इनमें से एक को एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल है जो बात जावेद चौधरी साहब ने की है कि इमरान खान क्योंकि इनकार कर चुके हैं, लेकिन इस किस्म का एक इनकार बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं। और उन्होंने तो बड़े उसमें कहा कि जनाब किसी भी सूरत में वो PMLN के साथ ना इक़्तिदार में बैठेंगे और ना कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। अब देखते हैं कि जरदारी साहब क्या सोचते हैं, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है ना। लेकिन आइडियल सिचुएशन, आज हमने बिलावल से बात की, वो कह रहे थे कि कबल अज़ वक्त हो भी सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि ऑप्शन कोई नहीं है। आपको इन्हीं तीन जमातों के दरमियान ही खेलना है ना। तो जिसने भी हुकूमत बनानी है इसी फार्मूले के तहत चलेगा जो अभी जावेद चौधरी साहब बात कर रहे थे। मैं जावेद साहब की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, ये सिर्फ गवर्नमेंट का क्राइसिस नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान को एक स्टेट क्राइसिस भी है। जो बात अभी कामरान साहब ने भी की और शहबाज राना साहब ने भी की, इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में, सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और ये जो पोलराइजेशन की जो गुफ्तगू हुई है सारी की सारी, जो क्योंकि इलेक्शन ने चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया, इलेक्शन ने चीज़ों को और ज़्यादा डिवाइड कर दिया है। अब उस डिवीजन के नतीजे में स्टेट का भी एक क्राइसिस आ गया, जिसके अंदर इकॉनमी को भी डील करना है, बाकी चीज़ों को भी डील करना है। तो जो भी गवर्नमेंट बन रही है इस वक्त आइडियली वो एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन के साथ नहीं बन रही, वो एक मजबूरी के तहत बन रही है। ये मजबूरी का सौदा होगा पीपल्स पार्टी का भी और PMLN का भी, और इसी तरह से PTI और पीपल्स पार्टी को भी मिलाएंगे तो वो भी एक मजबूरी का सौदा होगा। अब होना क्या चाहिए सूली तौर पे? होना तो ये चाहिए था कि यहाँ एक रियल रिकंसिलेशन होती, और वो रियल रिकंसिलेशन में आपको PTI के इंडिपेंडेंट लोगों को साथ नहीं मिलाना, आपको बुनियादी तौर पर PTI को इंगेज करना है। और ये देखिए, ये जो मैंडेट है ना, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, यानी इस इंडिविजुअल से मुराद किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नहीं है, उनको ये रिपीटेडली PTI को मिला है। उन्हें कहते रहे मिसाके मेशद कर ले, नहीं गलत किया ना शरीफ साहब ने कहा नंगे पांव चल के जाने को तैयार हूं, नहीं देखे ना, वो PMLN ने तो नहीं कहा कि वो चल के जाने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ साहब ने कहते रहे, नवाज शरीफ साहब तो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन कोई लचक का मुजाहरा मैं कह रहा हूँ गलत किया ना। अब जो सिचुएशन आई है, जो भी हमारे दोस्त बता रहे हैं, PTI को भी अपने मौकफ से 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और एक रिकंसिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सर्वाइवल नहीं है किसी का भी। तो एक रिकंसिलेशन हो जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हो, और आप उन किसी इंडिविजुअल्स के जाने की बजाय पार्टी के साथ करें, और उसके अंदर वो नेशनल गवर्नमेंट बनती है, वो आप कोलिशन गवर्नमेंट का नाम दे दें। आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत बन जाए, और जो अभी कामरान साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है कि जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो अगर PTI के साथ है तो फिर वो अपोजिशन के तौर पर तंग करेंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो अपोजिशन का किरदार जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देना होता है ना, तो ये फिर ज्यादा डिवीजन को पैदा करेगा। उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जो बात का क्रक्स है वो यही है कि जो मिसाके जमहूरियत हुआ था बेनज़ीर साहिबा नवाज शरीफ साहब के साथ एक दौर में, उसमें एक जमात का इजाफा करना पड़ेगा। एक ब्रेक यहाँ पे शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। ये सारी जो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट एक बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्लियर मैंडेट नहीं है, इसके मज़ीद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो पे हमारी डिस्कशन जारी है और बताया ये जा रहा है कि बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, कुछ आम मुलाकातें करेंगे इस सारे इलेक्शन फार्मूला, जो पोस्ट इलेक्शन फार्मूला है इस पर, और मुत्तहिदा का जो वफ़द है वो लाहौर पहुंच चुका है। तो अब ये कहा जा सकता है, इट इज़ सेफ़ टू से कि जो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स है वो इस वक्त अपने उरूज पर होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि किसी ना किसी तरह इसी मैंडेट से कुछ मटेरियलाइज़ करना है, कोई गवर्नमेंट की पोजीशन निकालनी है। तो कामरान, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जो पहले भी आप बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब का जो एक सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी
ये एक सेलिंग पॉइंट था कि वो जब वापस आएंगे तो बहुत से ममालिक से दोबारा से विंडो खुल जाएगी बात करने की, मिडल ईस्ट की बात कर लें, हिंदुस्तान की बात कर लें, वो जो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे सबोटाज हुए थे पीटीआई के अंडर वो रिज्यूम हो जाएंगे। लेकिन इस फार्मूला के अंदर आप खुद कह रहे हैं क्लियर मैंडेट नहीं है, मसाइल बहुत गंभीर हैं, तो फिर वो सेलिंग पॉइंट नून लीग का उसका क्या बनेगा? आई थिंक उसकी सबसे बेहतरीन जो रिफ्लेक्शन है, अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास करके जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, इनके अगर आप रद्द अमल देखें तो यकीनी तौर पर मुझे भी जो दफ्तर खारजा के ज़राए हैं, दे वर ऑल्सो टेकन अ बैक कि बड़ा गैर मामूली रद्द अमल सामने आया। और उसका क्रक्स जो है इवन कि अमेरिका का जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसका एहतराम करना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके साथ वो काम करने के लिए वो तैयार हैं। इन अदर वर्ड्स वो इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि अगर जो पाकिस्तान की आवाम ने जिस जमात को या जिन उम्मीदवारों को मैंडेट दिया है अगर उसका एहतराम ना किया गया तो हम उसको कबूल भी नहीं करेंगे। तो अगर ये सिचुएशन अगर आप सामने रखें तो यकीनी तौर पर वो जो बात कही जाती थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनकी एक ज़ाहिर है कि 3 दफ़ा पहले भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं, लेकिन आई थिंक जो चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। जो गवर्नमेंट आती है लेजिटिमेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, गिवन द फैक्ट कि जब हम जब बात कर रहे हैं हम एज अ पाकिस्तानी हमें पता नहीं है कि अगर ये कोalition गवर्नमेंट बन भी जाती है तो 6 महीने चलेगी, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी। जब हम इतने हमारी सस्पेशंस हैं तो इमेजिन करें जो बाहर की दुनिया है जिसने आपके यहाँ सरमायाकारी करनी है या आपको पैसे देने हैं, आई थिंक वो तो इससे कहीं ज्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे। तो इसलिए जो मैंने बिल्कुल आगाज में कहा था कि आई एम अफ्रेड के जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बेटर सेंस प्रिवेल ना की तो पाकिस्तान का आई थिंक नुकसान होगा। इसमें एक चीज़ में वो रिकन्सिलिएशन की बात हो रही थी, रिकन्सिलिएशन तब होती है जब आप पहले एक्नॉलेज करते हैं अपनी गलतियों को। तो आज जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है उसके अंदर आखिर में उन्होंने ये कहा है कि जब हमने उनके बकौल के एक माइलस्टोन अचीव किया है कि बिलाखिर इंतखाबात हुए हैं तो हमें ये रिफ्लेक्ट करने की भी ज़रूरत है कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारा जो राइटफुल प्लेस है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी वो कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। और इसमें फिर तमाम जो सियासी जमातें हैं, हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, फिर सारों को अपना मुहासबा करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आई थिंक पाकिस्तान है तो मतलब एक लार्जर कंसेंसस जो है ना, बिल्कुल लार्जर कंसेंसस क्रिएट करना पड़ेगा। शहबाज, पाकिस्तान अगर देखा जाए पिछले 10-12 साल की जो रीसेंट मेमोरी है उसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट निकलती है वो एहतजाजी पॉलिटिक्स की है, वो धरनों की है, वो इस्लामाबाद लॉकडाउन की है, वो जलसे करने की है और इसके अलावा सड़कें बंद करने की, एहतजाज करने की है। कल भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। बहुत से पाकिस्तान के अंदर कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां उम्मीदवारान रिजल्ट तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तान को कंसेंसस इस पर भी बनाना पड़ेगा कि अगर आपने इकॉनमी का पहिया चलाना है, इसको आगे लेके जाना है, तो एहतजाजी पॉलिटिक्स को भी कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए मुजम्मल साहब, जो किसी का लेजिटिमेट राइट है आप उससे कैसे छीन सकते हैं? बट लॉकडाउन जो होता है पे जो खुद आपकी बात ठीक है, वो सारी चीजें एक बेहतर तरीके से बहुत कुछ मैनेज हो सकता है। अब सवाल ये है कि जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे और कुछ कैंडिडेट जो लूज कर चुके थे उन्होंने ट्वीट कर दिए थे कि हम हार गए हैं, और उनको बाद में जब जितवा दिया जाता है, किसी भी वजह से जितवा दिया जाता है, ये पहले गलती हो सकती है, वो तो बाद में जब ये सारी तहकीकात होंगी जिसका भी जैसे कामरान ने भी इंडिकेट किया, अमेरिका ने मुतालबा किया है इन्वेस्टिगेशन का, बरतानिया ने किया है, यूरोपीय यूनियन ने किया है, और इसके साथ ही जो यूनाइटेड नेशंस की भी स्टेटमेंट आई है। तो की रिपोर्ट भी कह रही है 29% पोलिंग स्टेशन वो कहते हैं फॉर्म 45 ये कह रही है कि इसमें एग्जैक्टली अब 45 फॉर्म जो और 47 का जो फॉर्म है, इन दोनों के अंदर आपको जब एक इतना बड़ा एक मिसमैच नजर आ रहा है, तो एक ऐसी पार्टी है जिसकी पहचान ही एहतजाज करना है और वो जेन्युइनली समझती है, उनका ये बिलीफ है कि उनकी जो सीटें उनकी छीनी गई हैं। खास तौर पर अगर आप रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट को देख लें, आप इस्लामाबाद को देख लें, आप लाहौर के अंदर यहां तक डिस्प्यूट है कि नवाज शरीफ साहब की जो सीट वो लाहौर से जीते हैं वो डिस्प्यूटेड है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में उनकी जो एहतजाज की कॉल है वो बनती भी है। शहबाज, उनका गिला ये है कि जीटी रोड से हम हारते हैं ना तो लोग कहते हैं कि ये फेयर है, लेकिन पिंडी से जीतते हैं तो लोग कहते हैं अनफेयर है। उनके गिले का क्या करें? वो तो अब तक ये कह रहे हैं हमारे पास स्पेस नहीं है।
देखिए पीएमएलएन का एक ही क्लेम था अपनी सियासत का जो उनके पास बचा था, वो जीटी रोड था। क्या वो भी रह वो गया। क्लेम अब उनसे छिन गया है, वो भी छिन गया उनसे। और कल जो उनके चेहरे थे माजरत के साथ, वो जिनकी सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप सामने खड़ी हुई थी स्टेज के ऊपर, वो लगता है एक तो था किसी ने उनको खड़ा किया, वो खड़े हुए नहीं है और उनके चेहरे पे खुशियां नहीं थी। आतिशबाजी पसंद नहीं आई आपको? चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। हाँ, लेकिन वो तवक्को नहीं कर रहे थे ना कि इतना इस तरह का रिजल्ट आएगा। उनको वो तो कह रहे थे 100+ मेजॉरिटी में वो जीत जाएंगे, उनको यकीन नहीं या ये यकीन नहीं था या ये नहीं था कि इतना उसमें जाएंगे, क्योंकि वो तो 100+ की बात करते थे कौमी असेंबली में भी। जी शहबाज कंप्लीट कर लें आप। अच्छा, इसमें दुआ इसमें एक जो बात जावेद चौधरी साहब ने की जिसको आगे लेके चलने की जरूरत है, इसको हम डाउन प्ले नहीं कर सकते। वो जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की पॉसिबिलिटी की बात हो सके, तो हम ये नहीं कह रहे वो करने जा रही है, कोई बात भी हो रही है। चौधरी साहब तो कह रहे हैं बात हो रही है, जो उसके कुछ इंडिकेशन भी आ रही है बात होने की। ये इस स्टेज के ऊपर शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज सूट करती है, जिन्होंने ये प्लानिंग की थी इन इंतखाबात की, जिन्होंने एग्जीक्यूशन की है। अभी तक उनके जो प्लानिंग थी और एग्जीक्यूशन थी दोनों वो कामयाब नहीं हुई। यही वजह है कि जिस हंग पार्लियामेंट के पास हम खड़े हुए हैं, प्लान तो यही लग रहा था ना, जो सर्वेज आ रहे थे कि 80 से 85 सीटें कम से कम वो ले जाएंगे, एक पार्टी को दे देंगे और फिर उसकी अच्छी खासी वो हो जाएगी उनकी मेजॉरिटी, जब उनको वो रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी। और जो पीटीआई बैक्ड है ये शायद 30-40 को भी क्रॉस ना कर सके, इंडिपेंडेंट्स को भी मिला के। तो जब चीजें आपके प्लान्स के मुताबिक एग्जीक्यूट ना हो तो बेहतर रास्ता ये कि ऑल्टरनेट को ट्राई कर ले। और जिस तरह आज बिलावल भुट्टो साहब को मैंने एक टीवी चैनल पे कहते सुना, वो नई सोच को चुनो की जो बात कर रहे थे, आज वो बात कर रहे थे कि पीएमएलएन की सोच को अपडेट कर दो, मैं उसके साथ भी काम कर लूंगा। तो अगर वो अपडेटेड सोच की तरफ चलेंगे और दूसरी साइड पे एक इनकी एक विजिबिलिटी एक बनती है, एक ऐसी पार्टी जिसके आज अनडिस्प्यूटेड उसके पास 92 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड। ठीक है शहबाज, लेंगे वो बात की बात है। जी वो बात की बात है कि इस पे डिसाइड क्या होता है। लेकिन चौधरी साहब आपकी तरफ में आता हूँ, दुआ आपके पास में आता हूँ उसके बाद में। जावेद साहब आप ये बताइएगा कि जो बिलावल साहब ने पॉलिटिक्स की है उसका जो मेन थीम अगर देखें वो एंटी नवाज सेंटिमेंट ही रहा है, लेकिन अब आकर अगर उनको इसी कैंप में बैठने पे मजबूर या वो हो जाते हैं, जरदारी साहब कर देते हैं उनको, तो उसके बाद उनकी अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर पे इसका क्या असर आएगा? क्योंकि वो बड़े एम्बिशियस हैं, वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है मैंने नौजवानों की। लेकिन शहजाद देखिए, ये एक इलेक्शन से पहले का सिनेरियो होता है और एक इलेक्शन के बाद का सिनेरियो होता है। इलेक्शन के पहले का सिनेरियो ये था कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं शेख रशीद को अपना चिपड़ा, और चौधरी साहबान जो हैं वो सबसे ज़्यादा करप्ट हैं और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी बड़े करप्ट हैं। लेकिन जब इलेक्शन हो गए और उसके बाद उन्होंने एमकेएम के साथ इत्तेहाद बनाया, उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग उन्होंने लिए, फिर वो ये कहते थे कि मैं ये जो लोटे हैं मेरी पार्टी में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग थे जो इलेक्टेबल से बाद में उनको अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ा उन्हें। और फिर किस किस के साथ उन्होंने इत्तेहाद नहीं किया, शेख रशीद तो उनके वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। तो वो एक इलेक्शन से पहले की पॉलिटिक्स होती है और एक इलेक्शन के बाद की पॉलिटिक्स होती है। तो बिलावल भुट्टो के जो बयानात थे वो इलेक्शन से पहले के थे। अब अगर आप उनको उस चैप्टर को क्लोज नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब देखें, वही बिलावल भुट्टो जो है वो बाकायदा मुलाकात कर रहे हैं अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और बाकायदा दरमियान में दो टीमें बनी हुई हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टीम है, दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम है। वो गिव एंड टेक के ऊपर बाकायदा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। फिर नए जो एमकेएम को जिसने ये कहा था कि हम पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं चल सकते, उनको लाहौर बुला लिया गया है और उनकी मुलाकात सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नहीं होगी, उनकी जरदारी साहब के साथ भी होगी वहां पे मुलाकात। तो अब ये सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो एक इलेक्शन से पहले का सिनेरियो जो होता है उसको फिर इलेक्शन से पहले ही रखना चाहिए। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल मुख्तलिफ है। जावेद साहब, एक और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है जी, एक और सवाल, वो वजारत आला पंजाब के हवाले से बड़ी चाय-मगोइयाँ हो रही हैं। मतलब अभी अयाज खान साहब भी बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुके हैं, तो ये कोई खबर है इस तरह की आपके पास? नहीं सर, इस तरह नहीं हो सकेगा कि देखिए ना, अब इलेक्शन हो गया ना, जब इलेक्शन हो चुका है तो उसके बाद तो जाहिर है अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर वहां पे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो फैसला करेंगे। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स से आके किसी को सीएम इस तरह नहीं बनाया जा सकता, वो इन्हीं में से को बनेगा। और ये हो सकता है कि बड़ी जो सियासी जमात हैं उसके खानदान में से ना हो, कोई वर्कर को आगे रख के आप सारे उस पर कंसेंसस कर लें, तो ऐसी सूरत हाल में उसके ऊपर भी कंसेंसस हो सकता है।
यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से जो डिमांड्स हैं वो कुछ इस टाइप की हैं कि जिनको सरदस्त मानना शायद सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुश्किल हो। अच्छा, क्योंकि वो इमरान क्या? खान साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि वफाक के अंदर तो हम गवर्नमेंट बनाएंगे ही, हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गवर्नमेंट चाहिए और पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट चाहिए। तो अब अगर एक इत्तेहाद हो जाता है इमरान खान साहब के साथ और स्टेट जो है वो उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाती है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इससे मुकम्मल तौर पे फारिग हो जाएगी। उसको ना पंजाब मिलेगा ना वफाक मिलेगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब से फारिग हो जाएगी, और वफाक में हो सकता है कि वो इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के वो एक गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए। ठीक है। लेकिन बाकी जो सारी जो पार्टीज होंगी, जिसमें एमकेएम हो गई, जिसके अंदर जेयूआई होगी, जिसमें आईपीपीज होगी, वो सारी फिर अपोजिशन में बैठेंगी, और वो अपोजिशन भी कोई कमजोर अपोजिशन नहीं होगी, और उसके होते हुए क्या आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब गवर्नमेंट चला सकेंगे? वो भी एक बड़ा क्राइसिस होगा। दूसरा, क्या एस्टैब्लिशमेंट फिर इमरान खान और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ चल सकेगी इन द लॉन्ग टर्म? क्योंकि हो सकता है कि 2-4 महीने चला लें आप उस सिस्टम को, लेकिन आप उसको लंबा नहीं चला सकेंगे, लंबा नहीं खींच सकेंगे, तो वो भी एक क्राइसिस है। तो सिर्फ ये पीडीएम की गवर्नमेंट एक क्राइसिस नहीं है, अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं तो उस ऑप्शन में भी बड़े खतरा, उसको भी ड्रैग करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ये फैसला कर लेते हैं जी सारे सिस्टम को निकालें, एक नया इलेक्शन करवा लें, तो क्या वो नया इलेक्शन सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा? हो सकता है इससे बड़ा क्यास क्रिएट कर दे। ये भी क्यास है। पाकिस्तान है वो वाकई ही मुश्किल में है, वाकई ट्रबल में है, बिल्कुल, और आपको इसका कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। दुआ अभी ये समझती हैं कि जो स्टेबिलिटी के लिए हम कह रहे थे कि नागुज़ीर है इलेक्शन, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों के लिए कि इलेक्शन ने मजीद इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जावेद साहब कह रहे हैं कि अब इस वक्त तो अगर पीडीएम 2 बनता है फिर भी क्राइसिस है, ऑपोजिशन में ज़ाहिर है दूसरी जमात है, अगर स्टेट उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करती है या बातचीत करती है, उनकी शराइत को लेकर आगे बढ़ती है, तो फिर एक और तरह का क्राइसिस है। ज़ाहिर है नून लीग अभी इस वक्त तो दूसरे नंबर पर बड़ी जमात है, और ज़ाहिर है उनके पास भी ये मैंडेट है। इस सारी सिचुएशन में ख़ासतौर पर जब बानी पीटीआई की बात हो रही है, तो वो बातचीत और वो जो सियासत में हम वज़ादारी की बात करते हैं, और फिर जैसे अभी जावेद साहब भी कह रहे थे कि फिर यही शेख रशीद साहब भी उनके साथ बैठे, चौधरी बरादरान भी बैठे, तो अब इस सारे क्राइसिस की सूरत में कोई ना कोई फैसला तो फौरी तौर पर लेना बड़ा ज़रूरी है, मुआशी लिहाज से भी, और वो जो हम बात करते हैं कि किस तरह से इस्तेहकाम आएगा पॉलिटिकली, उस लिहाज से भी ये फैसला चाहे वो अच्छा है या बुरा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी को पसंद आए, नून लीग को पसंद ना आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना पसंद आए, स्टेट के मफाद में लेना पड़ेगा, क्योंकि इंतखाबात में तो जा नहीं सकते। बिल्कुल, वो कहते हैं बैड डिसीजन इज बेटर देन नो डिसीजन। तो आप भी वही बात, सलमान साहब आप ये समझते हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज तो वो यही है कि अब पावर प्ले का आगाज़ है। शहबाज साहब ने हमें बताया कि IMF का जो प्रोग्राम है वो कितना इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी अशद ज़रूरत है कौम की इस वक्त, लेकिन जितना स्प्लिट और फ्रेगमेंटेड किस्म का ये मैंडेट मिला है, इसको समेट सकती हैं ये पार्टियां और ये टाइम की कंस्ट्रेंट से बच सकती हैं? देखिए, शहबाज राना ने एक बड़ी बुनियादी सा सवाल उठाया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये कि जो इलेक्शन से पहले सोचा गया था कि इस तरह के नताइज के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे, वो तो नहीं हुआ। नताइज बहुत हैरानकुन साबित हुए बहुत से लोगों के लिए। अब जब ये नताइज आ गए हैं तो अब इसकी 2 स्ट्रैटेजीज है। एक स्ट्रैटेजी है कि जो पहले से आपने सोचा हुआ था उसी के मुताबिक जोड़ तोड़ करके आगे बढ़ा जाए और भूल जाएं किसको क्या मैंडेट मिला है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है ना एक रियलिटी को तस्लीम करें, और उस रियलिटी को तस्लीम करते हुए अब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें। जो क्राइसिस अभी जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं, शहबाज राना बता रहे हैं, कामरान बता रहे हैं, दुआ बता रही हैं, उसको बुनियाद बनाएं और आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसा रेजोल्यूशन ढूंढे जो सबके लिए काबिल कबूल हो और विन विन सिचुएशन हो। वो किसी को सर विन विन सिचुएशन ये है कि ये जो सारे लोग हैं आप इनको ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन अब बात ये है कि हमारे यहाँ पीडीएम की जब हुकूमत थी तो सारी जमातें ऑन बोर्ड थी ना, माइनस पीटीआई। अब पीटीआई को भी खुद भी ये तय करना पड़ेगा कि जिस तरह की पुरानी वो पॉलिटिक्स कर रही थी उससे वो आगे नहीं चल सकती। सलमान साहब, जो शराइत जावेद साहब बता रहे हैं ना, वो वही बात है जो पंजाबी में कहते हैं कि फिर ऐसी ना ही समझिए। देखिए, शराइत भी दे दें, शराइत रखना, बात ये है, देखिए बात ये है कि शराइत रखना एक और चीज़ है। शराइत तो अभी आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत कुछ रख रहे हैं पीएमएलएन के साथ बार्गेनिंग करते हुए, जरूरी नहीं सारी बातें पूरी होंगी और नवाज शरीफ साहब आसानी से सारी बातें मान जाएंगे। शराइत रखना एक और चीज़ है। पहले तो ये सोच अपने अंदर पैदा करें कि जो हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी माजी के अंदर पीटीआई ने
उससे हमें ज़रा थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, हमें एक इंगेजमेंट की पॉलिसी में जाना होगा, एक बात। और दूसरी बात यह कि खुद पीएमएलएन को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा पोलराइजेशन जो है ना वो पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान है। पीपल्स पार्टी के साथ और पीटीआई के मामलात उतने ख़राब नहीं है जितने पीटीआई और पीएमएलएन के ताल्लुकात ख़राब है। इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ये सोचना पड़ेगा कि अब हमें कोई नया रास्ता निकालना है। तो इसलिए मैं तो अभी भी ये समझता हूँ आइडियल सिचुएशन, यानी कि ये जिस किस्म का मैंडेट मिला है और जिस किस्म की हुकूमत बनेगी, कोलिशन कमज़ोर सी, उसके लिए ये विन विन सिचुएशन को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊं, कोई भी अपोजिशन पे बैठ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी बैठे, चाहे पीएमएलएन बैठे, चाहे वो बैठे, हमारी जो पॉलिटिक्स है और हमारी जो अपोजिशन होती है वो किसी हुकूमत को कबूल नहीं करती। वो फिर एक और नई महाजराई को टकराव करेगी और फिर जिसकी निशानदेही शहबाज राना ने भी की और कामरान ने भी, कुछ इकोनॉमिक है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो इंटरनेशनल प्रेशर आया ना जी इस मैंडेट के बाद, याद रखिएगा, और जिस तरह से रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत रद्दोबदल हुआ है उससे आपको ज्यादा मुश्किल होगी। और ये मैं आपको आखिरी बात कह दूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है ना कल, वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट किया है। देखिए जो रात 10-11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एक डेडलॉक पैदा कर दिया, रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए, उसी ने तो इबाम पैदा किया ना, उसी ने शकूक व शुबहात को पैदा किया ना। तो इलेक्शन कमीशन को भी कहीं अकाउंटेबल करें कि भाई आपने जो कहा था कि हमने एक ऐसा शानदार मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए हैं जो बर वक्त इलेक्शन के नताइज देगा, इबाम पैदा नहीं करेगा, वो क्यों कर पैदा हुआ है, उसको भी अकाउंटेबल करें। ठीक है जी, ठीक है। अब पार्टी पोजीशंस की भी कुछ बात कर लेते हैं। रिकन्सिलिएशन की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो डिबेट एक खड़ी हो गई थी कि एक आज़ाद हकीकी आज़ाद हैं और एक पीटीआई बैक्ड आज़ाद हैं, तो ये स्क्रीन पे लेटेस्ट रिजल्ट्स एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कौमी असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है, अब ये पीटीआई इंडिपेंडेंट्स यहाँ पर लीड कर रहे हैं 92 सीटों के साथ, टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर लार्जेस्ट पार्टी की आपने बात करनी है, सिंबल तो इनके पास नहीं है लेकिन स्टेक सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट पार्टी सिंबल वाली अगर उसकी बात करें, पीएमएलएन जो है वो यहाँ पर नंबर 2 पे 76 सीटों के साथ आप देख सकते हैं। और 7 पीपल्स पार्टी 54 सीटें इन्होंने जीती, सिंध इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, 37 सीटें ये वहाँ से ड्रॉ करने में कामयाब हुए। इंटरेस्टिंगली मुत्तहिदा जो है वो अगर पार्टी पोजीशंस की बात कर लें, इज़ द 3rd लार्जेस्ट पार्टी एट दिस पॉइंट, जो कि एक ऐसी सियासी जमात थी जो जिसके सर्वाइवल पे डिबेट हो रही थी पहले, लेकिन अब वो 3रे नंबर पे स्टैंड करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और 7 जो आज़ाद उम्मीदवारान जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है वो एमक्यूएम को फॉलो कर रहे हैं और 6 का नंबर अब तक जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। फिर जेयूआई का 3 और इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2 सीटों के साथ दिखाई दे रही है। और ये सारा जो फार्मूला है यही बताता है कि इंडिपेंडेंट्स आर स्टिल द बिगेस्ट फोर्स, क्योंकि 92 इंडिपेंडेंट्स अगर पीटीआई के हैं तो ये कहाँ जाने का ऐलान करते हैं, आया ये किसी इंडिपेंडेंट पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं या पीपल्स पार्टी इनको ड्रॉ करने में कामयाब होती है। सारी गेम इसी के ऊपर बेस करती है और इसी पर दारोमदार है कि कौन सी पार्टी अच्छी बार्गेन करती है या फिर पीटीआई की जो शराइत हैं उनमें थोड़ी नरमी सामने आती है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, या फिर लगता यह है कि नेशनल गवर्नमेंट का जो फार्मूला है वो प्रिवेल करता है। इसी को जानने के लिए तमाम नज़रें इस फार्मूले की तरफ हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज़ की जारी है और उसके साथ साथ जो फार्मूला यानी कि दीगर पार्टियों को साथ लेकर चलने का फार्मूला है वो भी जारी है। इस्लामाबाद में, लाहौर में ये मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। क्लेम पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ लोग ये इजहार कर रहे थे और ज़राए भी बता रहे थे कि शायद यही होगा कि आज़ाद उम्मीदवारान की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, हमें ये पॉलिटिक्स नहीं करनी जिस पे बात पे इल्ज़ामात की सियासत हो कि ये वही जोड़ तोड़ हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन लगता है इनेविटेबल इसलिए, जिस तरह हमने ब्रेक से पहले भी रिज़ल्ट आपसे शेयर किए कि इंडिपेंडेंट्स की जो फोर्स है वो बाकी पार्टी से अगर ऊपर चली गई है तो फिर ये नागुज़ीर हो चुका है कि आप बैठ कर बात करें। जिसको भी मैंडेट मिला है, जिस भी पार्टी से मिला है, गवर्नमेंट शेयर करने के लिए फार्मूला भी आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इसी दौरान खालिद कयूम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पैनल पर मौजूद हैं। लेकिन आपकी तरफ मैं आता हूँ, कामरान साहब आप बताइएगा, ये पीएमएलएन के हवाले से ये परसेप्शन क्रिएट हो जाना कि अब अगला सेटअप तो होगा ही इनका, इसने इनिशियली तो नुकसान पहुँचा दिया, वो ख़ुद इस बात को मान गए हैं। लेकिन अब जिस बात का, जिस इम्कान का इजहार जावेद चौधरी साहब भी कर रहे थे कि दूसरा जो एक कैंप हो सकता है वो कैंप है इंडिपेंडेंट्स यानी कि पीटीआई इंडिपेंडेंट्स का और पीपल्स पार्टी का, उस सिनेरियो में मुस्लिम लीग नवाज़ तो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगी। फिर एक नवाज़ शरीफ साहब जो कि दोबारा से उसी बयानिए पे वापस आ जाएंगे जहाँ से वो चले थे आज से 4-5 साल पहले। क्या अफोर्ड कर सकते हैं हम इस चीज़ को? देखें, आप ब्रेक से पहले चार्ट दिखा रहे थे तो इंडिपेंडेंट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो ज़ाहिर है कि IND है, तो ये इंडिया की भी शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं ऑन लाइटर नोट, क्योंकि बड़ी सीरियस डिस्कशन करते हैं, तो किसी ने मुझे मीम भेजी, वो सैयद कायम अली शाह जो हैं उनके नाम से काबिल बड़े एहतराम हैं,
तो उनसे उनके नाम से किसी ने ये मीम भेजी, उन्होंने कहा है कि मैं जो भी टीवी चैनल लगा रहा हूँ तो वहां पर हर जगह पे इंडिया इंडिया जीत रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है जो इंडिया जीत रहा है जो है। तो ये मैंने कहा लाइटर नोट तो ये तो अब जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा 2008 में ना कमरा साहब हमारा जब ट्रांसमिशन चल रही थी ना, इलेक्शन हो रहे थे, तो वहाँ पे इसी तरह उम्मीदवारों का आ रहा था ना स्लाइड से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें ले ली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इतनी सीटें ले ली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ ने इतनी सीटें ले ली। तो हमारी जो एक न्यूज़ एंकर थी उस वक्त वो नहीं थी बेचारी, तो वो पढ़ते पढ़ते ना उन्होंने कहा कि 5 सीटें इंडिया ने भी ले ली। इंडिपेंडेंट को इंडिया पड़ गई थी और उस पर एक ऐसा को खौफनाक सा क्राइसिस पैदा, वो समझ रही थी ये इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे, इंडिया में भी हो रहे। मुजम्मिल, इन दोनों की बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये जो 92 इंडिपेंडेंट्स है ना, इनको इंडिया मत समझा जाए। पार्लियामेंट का हिस्सा समझ लेंगे, फेयर पॉइंट, तो पॉलिटिकल क्राइसिस आपका रिजॉल्व सुबह ही हो जाएगा। वेल डन शहबाज राणा। जो आपने सवाल किया अभी कि अगर फर्ज करें कि जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स हैं और पीपल्स पार्टी है ये मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब अपने पुराने बयानिए पे चले जाएंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें, एंड आई एम श्योर के जो पीएमएलएन के जो सीनियर वॉइसेज हैं, आई थिंक नवाज शरीफ भी जो जिस तरीके का उनको मैंडेट मिला है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, आई थिंक इस वक्त सबसे बेहतरीन जो तरीका है कि अगर आपने किसी अपने सियासी मुखालिफ से इंतकाम लेना है तो आप उसे कहें कि मेहरबानी करें ये इक्तदार आप ले लें और आप फिर आप तमाशा देखें। मेरे ख्याल में अगर ये ऐसी सिचुएशन बनती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द पीएमएलएन, क्योंकि अगर इन इंतखाबात के बाद उनकी सियासत दफन हुई है, लेकिन इस केस के अंदर वो अगर इक्तदार नहीं लेते, सो देयर आर चांसेस के उनकी जो है वो कुछ अरसे के बाद वो रिवाइवल हो जाए। जो हम वे फॉरवर्ड या करना क्या चाहिए, आई थिंक आउट ऑफ बॉक्स की तो हम बातें करते रहते हैं, आइडियल बातें। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आई थिंक पीटीआई, बेशक वो इंडिपेंडेंट उन्होंने इंतखाबात लड़े हैं, दे आर लीडिंग, आई थिंक उनको सबसे पहले ऑप्शन देनी चाहिए कि आप बनाएं गवर्नमेंट। हम पता नहीं क्यों डर जाते हैं, क्या हो जाएगा, उनको इख्तियार दें। आई थिंक जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो भी गवर्नमेंट आएगी 3 से 6 माह में सारी पॉपुलैरिटी आसमान से जमीन तक आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कम से कम जो, लेकिन कामरा साहब इसके अंदर एक और चीज बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, वो ये है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर हो जाएंगे। ये नहीं जो अंदर है वो बाहर आ जाएंगे, जो बाहर है अंदर। और जज मोहम्मद बशीर साहब जो हो रहे हैं उनकी सजा, उनको सजा दे रहे हैं। 2 साल एक्सटेंशन हो के उनके ये सारी फाइलें जो है ना उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम बदल जाएगा और वो फाइलें उनके हवाले हो जाएगी। जावेद साहब ये बताइए, ये क्या वाकई जी जावेद साहब को पहले बात मुकम्मल करना, बिल्कुल कामरान साहब को बात मुकम्मल करना। ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात बुनियादी एक फर्क है कि नवाज शरीफ साहब के पास एक ऑप्शन भी है कि हो सकता है कि वो दोबारा लंदन चले जाएं, दोबारा जेल ना जाएं, तो ये भी उनके पास वैसे ऑप्शन मौजूद। जी जावेद साहब, ये बाकी लोग तो यहीं पे ना, सनाउल्लाह साहब का केस है अभी, बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा के केस है, वो दोबारा रिवाइव होते हुए देर नहीं लगेंगे। साद रफीक साहब तो इलेक्ट नहीं हो सके, उनकी फाइलें खुल जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब की सियासत याद रखिएगा कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, वो इन सब को रगड़ा भी लगाना चाहते हैं। अगर आप ये कहें ना कि वो कोई ऐसा समझौता कर देंगे जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, इन सबको छोड़ दें, तो फिर आप ये समझे कि इमरान खान साहब की 90% फिर जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो गई, या उनकी 90% सियासत खत्म हो गई, क्योंकि उनकी सियासत की बेस ये है कि सब लोग चोर हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। तो जब वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बन के इन सब की फाइलें बंद कर देंगे, तो फिर इमरान खान साहब आप समझे 6 महीने तो दूर, वो तो 2 हफ्ते के बाद ही उनकी सियासत फोत हो जाएगी। तो वो ये नहीं करेंगे, वो इन सबको रगड़ा भी लगाएंगे। तो जावेद साहब फिर ये इसका मतलब है आखिरी मकसद ये होगा। बिल्कुल, इसका मतलब यही है ना कि फिर जो फॉर्मूला पीपल्स पार्टी ने सेफ खेलने का अपनाया पीडीएम के दौर में, अगर कामरान साहब की बात मान लें तो फिर तो इक़्तिदार अब छोड़ के दूर भागने की चीज़ है, इसकी तरफ भागना बेवकूफ़ी है, वो तो ये कह रहे हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब, ये वैसे कामरान साहब की बात में बड़ा वजन है। मैं आपको कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की अगर साइकोलॉजी को देखें, उनकी नफ्सियात को देखें, तो नवाज शरीफ साहब को सबसे ज्यादा सूट ये करता है कि वो क्विट कर जाएं, वो ये कहें कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे और मियां शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर होंगे और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल के गवर्नमेंट बना ले। और ये मियां नवाज शरीफ साहब को ये बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ये वही फार्मूला है जो 2008 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था। उस वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे आई और मियां नवाज शरीफ भी यहाँ पे आ गए थे, तो भुट्टो मोहतरमा उस वक्त हयात थे,
तो मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी ख्वाहिश थी कि क्योंकि जो एक बैकलैश आ रहा है, जो एक क्राइसिस आ रहा है, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे दौड़ के अपना कंधा दे दिया था, और उसके बाद ये हुआ कि जब 2013 के इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंप्लीटली फारग हो गए थे, क्योंकि वो इतना बोझ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको संभाल नहीं सकी। तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ को यही सूट करता है कि वो अपने आप को पीछे ले जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हवाले कर दें पीटीआई के। और आसिफ अली जरदारी साहब के अंदर ये मलका है कि वो इमरान खान साहब को राजी कर लेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ चल भी सकते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी है दोनों के अंदर। सही, मतलब तो ये अगर मिलके गवर्नमेंट बना लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिवाइवल हो सकती है 4-5 साल के बाद। अच्छा, मतलब नून लीग के लिए बेहतर यही है कि वो मेरा ख्याल 1-1.5 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर भी रिवाइवल उनका इम्कान होगा। मतलब गवर्नमेंट का अब सवाल अगला है कि क्या इमरान खान साहब गवर्नमेंट में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब को स्पेयर कर देंगे? वो नहीं करेंगे। उनका पूरा होगा कि जब तक इनके सर नहीं उतारे जाते मुझे इनसे खतरा, तो वो इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी नसीहत है, उनकी सियासत ही है। जी, मतलब जावेद चौधरी साहब का मशवरा ये है, अगर मियाँ साहब सुन रहे हैं तो वो यही है कि आप इक़्तिदार को अवॉइड कीजिए, तो तभी आपकी सियासत बच सकती है। शहबाज, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका भी किस्सा तो हम सुन चुके हैं कि MD IMF भी आपके सवाल से डर जाती हैं अक्सर। तो अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह से देख रही हैं इस इलेक्शन को, जो पहले भी हमने बात की, EU का भी इस पर स्टेटमेंट आया, इंटरनेट की बंदिश के ऊपर कंसर्न था, स्टेट डिपार्टमेंट ने जो बयान दिया काफ़ी उसमें चीज़ें ऐसी हैं जिसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो कमिंग गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर एक ये प्रेशर भी होगा कि इंटरनेशनली ताल्लुकात की बहाली भी करनी पड़ेगी, चूँकि जो पहले जिस नैच पे आप छोड़ कर गए हैं वैसे अब चल नहीं सकता इंटरनेशनल पार्टनर्स के बगैर? मुजम्मिल साहब, मैं 2-3 मिनट लूंगा, ये जो अभी सिनारियो सारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज लिंकिंग टू द फ्यूचर। देखिए, जब 2013 से 18 की PMLN की गवर्नमेंट थी तो इंटरनेशनल जो सिनारियो था वो बहुत डिफरेंट था। जो गल्फ के ममालिक से उनके साथ हमारे ताल्लुकात रिलेटिवली बेहतर थे। 2014 में सऊदी अरब ने $1.5 बिलियन की ग्रांट दी पाकिस्तान को। उस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात ने भी कुछ मदद की हमारी, और बाकी जगहों पे भी US ने उस वक्त मदद की हमें IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने की। फिर चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ते हैं, CPEC आ जाता है, और वेस्ट से हम पीछे हट जाते हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि जब PDM की गवर्नमेंट बनी, जो कि PDM अब शायद 1.0 हो, तो उस गवर्नमेंट को इतने मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि कोई भी मुल्क इंक्लूडिंग चाइना उनको एडिशनल कर्जा IMF की सपोर्ट के बगैर देने को तैयार नहीं था। अब एग्जैक्टली हम उसी जगह पे खड़े हो चुके हैं। एक सिनारियो तो ये, दूसरा ये कि अभी जो बात हो रही है ना कि PTI प्लस पीपल्स पार्टी, इसमें कितनी जान और इस अभी भी इसको कितना मैनेज करना आसान है जितना बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आ रहा है। एक तो उसके अंदर ये चीज, जब ये एक चरबा था 9 जमातों का, एक इत्तेहादी हुकूमत बनी, कोई 9 कहता, कोई इनको 13 कहता है, एक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि तरक्याती प्रोग्राम होता है वफाकी हुकूमत का, वो बनाना एक अजाब बन चुका था। हर जमात की अपनी लिस्ट होती थी। आपको मौका मिले तो कल ये परसों पूछिएगा जरूर एहसन इकबाल साहब से, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो सर रात को पकड़ के बैठ जाते थे, कई मीटिंग्स में जाते नहीं थे कि एक और लंबी लिस्ट आ जाएगी। सही। तो इन इत्तेहादी जमातों के साथ जो बाय एंड लार्ज फिर इनके साथ बैठी हुई होंगी, उनकी फिर लिस्टें तैयार हैं। अच्छा, तो उन्होंने वो लिस्ट पकड़नी है और बाद में सर पकड़ना है या मुल्क चलाना है। तो वो 17 मिनिस्ट्रियां बिलावल साहब फिर कैसे खत्म करेंगे शहबाज साहब? अच्छा, उसके अंदर एक और भी चीज थी आपके, जो बिल्कुल स्टार्ट में जो एक सवाल भी था ना जावेद चौधरी साहब से कि कैबिनेट के स्लॉट्स क्या होंगे अगर PDM 2.0 आ जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री उस वक्त जो थी, उसकी जो कारकर्दगी थी, जो मेरी इतलात है, पीपल्स पार्टी उससे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं थी, और एक स्टेज पे इंटरनल प्रपोजल बिल्कुल भी मुतमिन नहीं थी, और एक स्टेज पे इंटरनल प्रपोजल चला कि वजीर खजाना जो होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इसका एक गवाह भी मौजूद है, और ये बात आसिफ जरदारी साहब के लेवल पे डिस्कस हुई। अच्छा। वहीं से शूट डाउन इसलिए कर दी गई कि अगर वजीर खजाना हमारा आ गया तो अगला इलेक्शन हमारा नहीं होगा। तो ये पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी तो खुद जो है वो लैंडमाइन के ऊपर पांव रखना चाह रही है। कामरान साहब भी यही कह रहे थे। नहीं, अब की सूरत हाल मुख्तलिफ है, आपकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। अगर ये PTI के साथ मिल जाती है, जो आपका सवाल कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमसे कैसे डील करेंगे, एक स्टेबल गवर्नमेंट, वो स्टेबल गवर्नमेंट होगी, ये तो अनडिस्प्यूटेड तो वो है ना जो बानवेन की जेब में है PTI की, कुछ तो इनसे कहा जाता है, और इनका क्लेम है कि रातों रात छीनी गई सीटें भी अगर वापस दे दें, उसके ऊपर आप डाल दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें, तो सिर्फ 2 जमातें होंगी, और मैजिक नंबर जो 169 का वो बड़े आराम से क्रॉस करेंगी और मुल्क भी बेहतर चला सकेंगी। ये जो अगर दोबारा मुरब्बा बनाना चाहते हैं ना, कोई 9 जमातों का या 7 जमातों का जितना भी इस दफा बनता है, ये मुल्क नहीं चला सकता। आपको IMF का जो अगला प्रोग्राम है वो इतनी आसानी से इसलिए नहीं मिलना
कि जो सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होने जा रहा है, जो श्रीलंका के केस में भी हुआ था कि वो तो डिफॉल्ट कर गए थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया। वो सवाल ये है कि जो कर्जों का बोझ बढ़ गया है, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो अगर रिस्ट्रक्चरिंग मतलब शहबाज जी, ये इतना ही मुश्किल काम है जैसे एक नया मुल्क बना देना। बिल्कुल, आपका बात का क्रक्स यही है कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। जो कोalition पार्टनर्स अगर इंडिपेंडेंस को अवॉइड करेंगे तो फिर डिजास्टर ही है। खालिद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जावेद साहब भी बात कर रहे हैं कि बेहतर यही है कि अगर पहले तो वो कह रहे थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, चलें बचा ली रियासत, आपने सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन अब ये इतना कमज़ोर मैंडेट क्या मियाँ साहब को नहीं लेना चाहिए? इस पे लोग तो ये कहते हैं कि ओहदा नहीं छोड़ना चाहिए, पॉलिटिशियन भी यही यकीन करते हैं। आपको लगता है छोड़ देंगे वो? देखिए कि जवेद चौधरी साहब ने जो फरमाया है कि नून लीग को कोशिश करनी चाहिए कि वफाक में हुकूमत से दूर रहे, क्योंकि इसकी कीमत जो फिर जो अगले इलेक्शन में होगी, इस इलेक्शन से भी ज़्यादा नून लीग को जो है वो अदा करना पड़ेगी। और इस हवाले से चौधरी साहब ने जो मशवरा दिया है नून लीग की क़यादत को, नवाज शरीफ साहब को, मेरी इतला के मुताबिक जो है वो कल से और आज भी नवाज शरीफ साहब से पार्टी के जो शख्सियात, जिन शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं, जो उनके करीबी लोग उनको मिले हैं, उनमें से कुछ लोगों ने इस तरह का मशवरा दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या जो है वो पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जा सकती है, या जिन्होंने इजाज़त देनी है वो देंगे। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि नून लीग के लिए सबसे आइडियल ये है कि वो पंजाब के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को या मरीम नवाज साहिबा को जो है वो वज़ीर आला बना लें, वज़ारत आला ले लें। वफाक के अंदर उनको चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी को एक मौका दे, और पीपल्स पार्टी में भी वो बिलावल भुट्टो की बजाय साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी शायद उम्मीदवार बन चुके हैं, तो उनको एक मौका दें कि वो किस तरह चीज़ों को मैनेज कर सकते। मैनेज तो उनसे भी नहीं होगा, और ना तो पीडीएम की हुकूमत की तर्ज पर को अगर कोई सिस्टम निज़ाम आता है और शहबाज शरीफ साहब बनते हैं फिर भी मैनेज नहीं होगा, और जरदारी साहब आते हैं फिर भी मैनेज नहीं होगा। लेकिन इससे ये होगा कि जो बोझ है वो बोझ फिर नून लीग की बजाय पीपल्स पार्टी पर पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी इस तरह के बोझ उठाने की आदी है और उनको उतना फर्क भी नहीं पड़ता। वैसे उनकी गवर्नेंस के हवाले से तो बड़ा नेगेटिव परसेप्शन है लोगों, नेगेटिव परसेप्शन है। इसके बावजूद आप देखें कि 3 इंतखाबात जो सिंध के अंदर हुए हैं उनके अंदर देखें कि उनके रिजल्ट पर तो बेहतर हो रहे हैं, स्वीप कर दिया। क्यों साहब, अगर मौका देना ही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका क्यों नहीं देते? वो तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल कर ली है तो आप दिल बड़ा करके उनको क्यों नहीं मौका देते? उनको मौका दें, वो गवर्नमेंट बनाएं आपने। देखिए, उनको मौका मैं नहीं समझता कि नून लीग या पीपल्स पार्टी ने देना है। मौका आपको भी पता है कि उनको कहां से मिलना है। जावेद साहब, आप खुद कह रहे हैं कि वो गर्दनें उतार दें, ख्याल के उनको मौका मिल सके। हाँ जी, चौधरी साहब की सिफारिश है। हाँ जी। सलमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो एक तासुर है कि पंजाब चलें, मुस्लिम लीग नवाज सेंटर को अवॉइड करती है, पंजाब ले ले। अब मसला ये है कि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ऐसा सेंटर भी नहीं चाहिए जिसमें पंजाब नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात हो रही है ना। इस वक्त इक़्तिदार में जो भी जाएगा ना, वो अपने लिए मुश्किलात दर मुश्किलात ही पैदा करेगा, ये मैं आपको बताऊं। सर, आप सब कलेक्टिवली आप सब मशवरा यही दे रहे हैं, हुकूमत कोई ले ही नहीं। उसकी वजह मैं बताता हूं, उसकी वजह बताता हूं। एक तो वो क्राइसिस है ना जिसका इकॉनमी का डिस्कस कर रहे हैं सारे दोस्त, एक और क्राइसिस भी है। लेकिन आपके यहाँ एक बंदा है जो हुकूमत ले लेगा, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ना कह दीजिएगा सर, बाहर निकालना पड़ेगा। वो इमरान खान नहीं, इमरान खान नहीं, लेकिन एक और ऑफर तो करें। मैं कह रहा हूं वो आप ऑफर आदमी हैं जो कहेंगे जी ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूं इमरान खान को भी अगर आप ऑफर कर दें और अगर वाकई वो हुकूमत कबूल कर लेंगे तो वो भी अपनी उस पॉपुलैरिटी को लूज कर जाएंगे जिसके ऊपर वो आज खड़े हुए हैं, क्योंकि जो हालात है। उसकी एक वजह क्या है? उसकी एक वजह यह है भी हुकूमत लेगा वो कंप्लीटली फारग हो जी। मैं अच्छा, उसकी एक वजह क्या है? एक तरफ तो इकॉनमी का क्राइसिस है ना जी, दूसरी तरफ क्राइसिस ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक कर दी है। अब हाथ जो है वो पॉलिटिकल लोगों के पास कम है, अब तो किसी और के पास चला गया है, और आपने जो स्पेस उनको दी है, अब उसके नतीजे में जो भी वजीर आजम आएगा वो उतना आज़ादाना बुनियादों पर फैसला नहीं कर सकेगा जैसे नवाज शरीफ साहब आदि हैं और जैसे जो है इमरान खान साहब आदि हैं। इसलिए जो भी जाएगा उसको सोच समझ कर जाना है कि भाई आगे जो है वो बड़ी गहरी खाई है। तो और अगर इसको लेकिन रिक्लेम करना है वो भी पार्लियामान से ही करना है ना, वो रिक्लेमेशन का। सर, वो रिक्लेम उस सूरत में होगा अगर सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो किसी एक बुनियादी नुक्ते पर इत्तेफाक हो जाए। होता क्या है, जो पार्टी क्राइसिस में होती है
वो उसको फिर हम साइडलाइन करने के लिए फिर हम भी जाकर जो है ना उन्हीं लोगों से रब्ता कर लेते हैं जिनके खिलाफ माजी में हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो मेरा मतलब है कि फिर रिकंसिलेशन तो यही है ना कि आप 2-3 बुनियादी असूलों पर इत्तफाक कर लें कि कैसे हमने पार्लिमानी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे अपने इंटरनल स्टेबिलिटी लानी है। अभी ये जो शहबाज राना ने बात की है, आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इस वक्त एग्रेसिव रिफॉर्म्स चाहिए इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में। अब ये कमजोर सी, अपाहिज सी, मफलूज सी हुकूमत तो नहीं ला सकती, उसके लिए तो वाज़ेह मैंडेट होना चाहिए था, वो है नहीं। तो अब उसकी शक्ल क्या है कि सारी फोर्सेस के दरमियान एक रिकंसिलेशन हो, और मैं तो समझता हूं कि पॉलिटिकल फोर्सेस में, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और बाकी तो फोर्सेस हैं, इनके दरमियान एक रिकंसिलेशन जरूरत है, बैठना पड़ेगा, आपको अगले रोड मैप बनाना पड़ेगा। शहबाज साहब बता तो रहे हैं कि जब ये सारी पार्टियां, जो पहले इरफान सदीकी साहब ने बात की कि इस देग में बहुत ज़्यादा, इस बिरयानी के अंदर बहुत इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हर कोई अपना प्लान ले आता है। सर वो करते क्या है मैं बताता हूँ, ये करते ये हैं कि सारे लोग आके ना अपनी पावर शेयरिंग के अंदर अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पावर शेयरिंग से ज्यादा आपको स्टेट का जो क्राइसिस है उसको इवैल्यूएट करके उसके अंदर से अपने लिए कोई स्पेस निकालनी। ठीक है कामरान साहब, ये समझ यही आ रही है, जिस तरह हम बचपन में सुनते थे ना कि तमाम दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो कहा यह जा रहा है तमाम पार्टियों को इक़्तिदार की पहुंच से दूर रखें, क्या करें इसका फिर? बिल्कुल, आई थिंक जो इस वक्त वो कहते हैं ना हकीकी मानों में कि जो इक़्तिदार होता है वो मतलब कांटों की सेज होती है, और बार बार वो रिकंसिलिएशन की बात हो रही है। आई थिंक बाकी जो जमातें हैं, जिस तरह मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं, बेशक पीपल्स पार्टी, PMLN, इवन इलेक्शन से पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो भी कहते रहे, लफ्जी गोलाबारी होती है, बट एटलीस्ट ये पार्टियां अपने जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो मेंटेन करती हैं। इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा आउटसाइडर रहे। इवन जब नवाज शरीफ 2013 में मुंतखब होकर के आए, जब वो एतराज़ कर रहे थे इलेक्शन के नताइज के ऊपर, तो खुद चलकर नवाज शरीफ बनी गाला गए थे और एक ऑफर किया था कि चलें, एक आप इख्तलाफात ज़रूर रखें लेकिन अपने इख्तलाफात को उस हद तक ना लेके जाएं कि बिल्कुल ही चीज़ें ख़राब हो जाएं। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की तर्ज सियासत जो है वो इसी तरह की है, और उनके फॉलोअर्स हैं वो भी इसी तरह के हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है इस वक्त, बात तो हम कर रहे हैं कि सारों को मिल के आइडियल सिचुएशन यही है कि बैठ के बात करें। जो नताइज आए हैं, बावजूद जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, कन्विक्शंस हुई इमरान खान की, और लोगों ने और उनके सपोर्टर्स जो हैं उनके हक में उनको वोट दिए, मुझे लगता है कि इमरान खान का जो तर्ज सियासत जो माजी में रहा है वो फर्दर इम्बोल्डन हो जाएंगे। वो आई डोंट थिंक सो कि एक होता है ना कि आपको एक उस तरह से विक्ट्री मिलती है तो आप जरा हम्बल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो सिग्नल्स अडेला जेल से आ रहे हैं, जो लीडरशिप उनकी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो उन्हीं की तरफ से आ रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से, कि आप क्लेम करें कि हमने तो 2/3 मेजोरिटी ले ली है, 170 सीट्स वो तो कर दिया हम हर जगह गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वो कर रहे हैं। और वो और खदशा उसका ये है कि इमरान खान साहब हमेशा उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, जब अदालतों में आते थे, मजमे के साथ आते थे, जब भी अपने ऊपर से दबाव हटाना होता था तो वो कोई रैली वैली कर देते थे। और अब लोगों ने जो एक लिटमस टेस्ट था कि क्या जो उनकी पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होगी इलेक्शंस के अंदर, वो रिफ्लेक्ट हुई है। तो इमरान खान साहब, आई डोंट थिंक सो कि अगर पहले कोई फिर इम्कान मौजूद था कि वो बाकी जमातों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि जो AI खिताब वो कर रहे हैं, स्टांस हार्डन कर लेंगे, मतलब AI से खिताब कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी फिर AI से कर लें, क्या करें? वो यही हो सकता है। लेकिन मेरा खदशा ये है ना, क्योंकि लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, कुछ रियलिटीज हैं कि जो भी आप उनकी तर्ज सियासत से बेशक इख्तलाफ करें, लेकिन ये भी फैक्ट है कि मेजॉरिटी जो है इस वक्त, जो जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो उनकी उस तर्ज सियासत को पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई हल तो निकालना है ना। लेकिन खदशा ये है कि इमरान खान साहब, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरह की नेगोशिएशंस के मूड में होंगे, और ये एक बहुत बड़ा, आई थिंक इट्स अ सीरियस कंसर्न, आई बिलीव। जो जावेद साहब ये जो बात कर रहे हैं कामरान, जिस तरह से आपको याद है मिसाके जमहूरियत, मतलब अगर देखा जाए पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था। मुशर्रफ साहब के दौर के बाद स्पेस रिक्लेम करने की उसमें बात थी, उसको उन्होंने नैरेटिव वाइज पेंट कर दिया इस चीज़ में कि ये मुकमुका है। अब उसी मिसाके जमहूरियत में जब उनको दावत मिलेगी, फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? आप तो खुद कह रहे हैं वो गर्दनें उतारने आ जाएंगे। देखिए, एक क्राइसिस है मुजम्मल साहब, ये क्राइसिस है, और क्राइसिस इस तरह है कि देखें, एक आइडियल सूरत तो ये है कि रियासत को, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को दिल बड़ा करके इमरान खान साहब के मैंडेट को मान लेना चाहिए।
और ये मानना चाहिए अल्टीमेटली पाकिस्तान इस तरह ही चलेगा, वैसे नहीं चल सकेगा। आप कितनी देर रेजिस्ट करते रहेंगे मैंडेट को, जितनी देर रेजिस्ट करेंगे पाकिस्तान को उतना ही नुकसान होगा। और अगर इमरान खान साहब को यह मौका दिया जाता है कि गवर्नमेंट बनाए और किसी इत्तेहादी के साथ भी बना लें जिसके साथ वो एडजस्ट कर सकते हैं, अगर वो एमकेएम को राजी कर लेते हैं वो उनके साथ शामिल हो जाए, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, कर लें वो जो, और वो गवर्नमेंट बनाने की उनको इजाजत दें। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सेटल होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो कुछ ऐसे क्राइसिस पैदा होंगे कि जो पहले से सेटल करने जरूरी है। पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनली जो उनकी डिप्लोमेसी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, उन्हें उसे रिविजिट करना पड़ेगा। जैसे सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने ताल्लुकात खराब कर दिए, अमेरिका के साथ उन्होंने ताल्लुकात खराब कर दिए थे, मोदी के साथ उन्होंने ताल्लुकात खराब कर दिए थे, जबकि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहता है। चाइना के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो पूरी दुनिया के सामने थे। फिर उन्होंने ओआईसी का एक क्राइसिस पैदा कर दिया था, वो आपके सामने है। फिर टर्की के साथ जो उनके मामला थे, वो हर चीज जो है वो सब, तो वहां पे इमरान खान साहब को रोकना पड़ेगा और उन्हें पहले ये बताना पड़ेगा कि आपने ये ग्रे एरियाज है, इसके अंदर कदम नहीं रखना। सही। दूसरा, उन्होंने एक इंटरनल क्राइसिस पैदा कर दिया था कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को उठा के उनके ऊपर केसेस बना के उनको अदालतों में और जेलों में फेंक दिया था। और अगर वो इस बार भी यही करते हैं तो फिर जो पोलराइजेशन अंदर होगी वो भी मुल्क को नहीं चलने देगी, तो वो भी उन्हें फैसला करना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने एक डिवीजन जो मीडिया के अंदर क्रिएट की थी, और वो भी एक बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि मीडिया आंख भी होती है और कान भी होती है सोसाइटी की, और जब वहां पे आप प्रेशर पुट करते हैं तो उससे भी एक क्राइसिस पैदा होता है। उनको पहले यह भी समझाना पड़ेगा कि यह भी ग्रे एरिया है जिसके अंदर आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा नहीं करनी। ये बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। उन्होंने कहा था कि ये रात के प्रोग्राम तो वैसे ही सोसाइटी के अंदर, उन्होंने कहा था रात के प्रोग्राम वैसे ही बंद कर देने चाहिए, फजूल बातें होती हैं इसमें। सर, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की रिजीम चेंज करता है। हाँ जी। और उन्होंने कह दिया था कि मोदी के साथ बात नहीं हो सकती, फिर उन्होंने सऊदीज के साथ, ये सारी चीजें इमरान खान साहब के साथ पहले सेटल करनी जरूरी है। और जब तक रियासत इस सारे मामले में नहीं आएगी वो गवर्नमेंट भी नहीं चल सकेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बन गई, आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसके बाद उसने चला लिया, नहीं। उस गवर्नमेंट को जब तक एस्टैब्लिशमेंट की बैक नहीं होगी उस वक्त तक वो नहीं चल सकेगी। तो आपको पहले एक पेज पे आना पड़ेगा, लेकिन एक पेज से पहले आपको ये जो डर्टी हैरी का नैरेटिव था उसे वापस लेना पड़ेगा आपको। सही, बिल्कुल। फिर आपको ये जो सारी आपने कहा कि मैं फलां के खिलाफ को सजा दूंगा, फलां जिम्मेदार था, फलां जो था वो मीर सादक और मीर जाफर था, आपको उससे भी चंद स्टेप्स पीछे उठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको भी जारी रखेंगे, पॉलिटिकल वर्कर्स को भी जेल के अंदर फेंकते रहेंगे, मीडिया के साथ भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, इंटरनेशनल जो फोर्सेज हैं उनके साथ भी लड़ाई रहेगी, तो वो गवर्नमेंट खुद तो हो सकता है 6 महीने चल जाए, पाकिस्तान 6 महीने नहीं चल सकेगा। ठीक है जावेद साहब, मतलब बात यह है कि इंतकामी, वही बात की है कि जी आपकी तरफ आता हूं, इंतकामी सियासत से जावेद साहब का मतलब यह है कि ब्रेक लेनी पड़ेगी और हमें भी यहाँ पे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में वापसी की बात हो रही थी, लेकिन इसको देखते हुए जो पीडीएम का 16 महीने का दौर रहा, इसमें बिलखसूस इकनॉमिक पर्सपेक्टिव्स के ऊपर काफ़ी डिबेट खड़ी हो गई कि जो इकनॉमिक मैनेजमेंट है उसकी वजह से बहुत सा पॉलिटिकल कैपिटल मुस्लिम लीग नवाज़ ने लूज़ किया है। कामरान साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये गालिबन शहबाज साहब आपसे पहले टेक ले लेते हैं इस पर कि ये जो डायनामिक्स हमने देखी, इसहाक डार साहब का आना, मिफ्ता साहब का जाना, अब भी यही कहा जाता है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ड्राइविंग सीट में आती है तो ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ इसहाक डार साहब ही हैं। ये आपके लिए अच्छी खबर होगी या इस पर तशवीश का इजहार करना चाहिए कि वो दोबारा आ जाएंगे? वो मुजम्मल साहब, मैंने जब वो खबर की ना कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, तो तब से वो मेरे से नाराज़ है इस बात से पहले मेरा बांडा फोड़ दिया। लगता है उनकी नाराज़गी में इजाफा करने जा रहे हैं। आपकी वजह से वो हम सब से नाराज़। अच्छा चले, अब आपने सवाल कर दिया है तो नाजरीन का ये हक है जानने का कि हम क्या सोचते हैं। देखिए, पहले तो ये डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अगर हम ये मान भी लें कि नून लीग का वज़ीर आज़म होगा, क्या वो शहबाज शरीफ होंगे या नवाज शरीफ होंगे, तो यहाँ से पहला तो ये सेट है। दूसरा, जो बल्कि उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई हुई है, जो एक ज्वाइंट बॉडी है मिलिट्री की और सिविलियंस की, जो भी अगला वज़ीर ख़जाना होगा उसको कितनी अहमियत देता है। अगर तो ज़्यादा अहमियत देने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो वज़ीर ख़जाना बन जाएगा, और उसकी अहमियत को कम करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, वरना जो भी शख्सियत होंगी। जो पीडीएम की परफॉर्मेंस है जिसको ज़्यादातर डार साहब के ऊपर ब्लेम किया जाता है, अगर आप स्टार्ट में देखें, जो 2-3 बुनियादी गलतियां हुई पीडीएम की वजह, जिसका नुकसान हम तमाम लोगों को एज अ कंट्रीमैन और एज अ सिटीजन हुआ, वो ये था
एक तो इन्होंने आते ही जो मुश्किल फैसले करने थे, जो पीटीआई की गलतियां थी, जिसको सुधारने के लिए इनको अगले 24 घंटे में फैसले कर लेने चाहिए थे, वो क्या थे? जो सब्सिडीज दी हुई थी, खान साहब ने जाते जाते उन्होंने जिसको लैंड माइन कहते हैं बिछा गए थे, बिजली की उन्होंने सब्सिडी दे दी, पेट्रोल की दे दी, बाकी चीजों के ऊपर उन्होंने गलत फैसले कर दिए। ये अगर 24 घंटे में रिवर्स कर देते तो ये अनपॉपुलर ना होते। इन्होंने उसको रिवर्स करने का फैसला किया 45 दिन बाद, और वो भी जो लंदन कैंप था पीएमएलएन का और जो इस्लामाबाद कैंप था पीएमएलएन का, उसके दरमियान डिफरेंसेस थे। अच्छा, दूसरी गलती उनकी जो हुई कि जब मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इकोनॉमी को संभाल लिया, ठीक है, और मुल्क में शहबाज साहब कता कलामी की माजरत आपकी तरफ आता हूँ मैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पीटीआई ऑफिशियली तो कह रही है कि 180 का नंबर था हमारे पास लेकिन मिला नहीं हमें, कल एहतजाज भी कर रहे हैं। खदशा लोग ये जाहिर करते हैं कि दोबारा से सूरत हाल कशीदगी की तरफ ना चली जाए, मुल्क उसका मुतामिल नहीं हो सकता। कैसे एड्रेस करेंगे इस कंसर्न को आप? थैंक यू। नहीं, पहली बात तो ये है कि 180 का हमने नहीं कहा, 170 का कहा है। अच्छा, जी, ऑफिशियली हमने 170 का मैंने जो चलें 10 कम कर लेते हैं, आज़ाद वैसे भी कम हो रहे हैं। लेकिन यस, जब नहीं, इंशाल्लाह हमारे आज़ाद कम नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन जहाँ तक वो ताल्लुक है उसका एहतजाज का, तो हमने बिल्कुल पुरअमन कहा है, और ऐसे एहतजाज नहीं कहा। मैंने उनको कहा है और कैंडिडेट को भी इतला यही दी गई है कि वो इवन लाइन तक क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन हमारा एक आईनी और कानूनी हक है कि अगर रिजल्ट जो कानून के मुताबिक सुबह 2 बजे तक आने थे, और अगर किसी रीजन की वजह से 2 बजे तक ना आए, तो कानून यही कहता है कि फिर रीजंस देकर के इलेक्शन आरओ और वो इलेक्शन कमीशन को भेजे कि ये 10 बजे तक आएंगे। और लॉ में ये भी लिखा है कि अगर सुबह 10 बजे तक वो नहीं आते तो फिर फाइन के साथ होगा, और वो फाइन उनकी तनख्वाहों से रिकवर किया जाएगा। लॉ और मजीद पार्लियामान क्या करे उनके लिए, और कहाँ कहाँ के लिखे कि ये इलेक्शन जल्दी करो। अब अगर वोट हो गए तो वोट जब काउंट हो जाते हैं, फॉर्म 45 उससे बन जाता है, तो फॉर्म 45 तो आपने टैली करना होता है कंप्यूटर में, वही मुतालिका कैंडिडेट के वोट्स डाल करके आपने टैली करके फॉर्म 47 निकालना है, जो आपका प्रोविजनल रिजल्ट है। हमारे पास जो फॉर्म आरओज ने, जो प्रिजाइडिंग अफसर ने हमें फॉर्म 45 दिए हैं, वो क्यों एक रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है और दूसरी तरफ क्यों एक और रिफ्लेक्ट के? आप अगर पेशावर का देखें तो एक ऐसे कैंडिडेट को दिया है जिसका कहीं न कहीं नाम निशान नहीं था, और फॉर्म 45 के मुताबिक वो 1100 वोट ले गया। 1100 वाला डिफीट कर रहा है उसको जो 27,000 वोट ले चुका है। तो समथिंग इज रियली रॉन्ग। दिस इज, इसलिए इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आईन कहता है कि इलेक्शन कमीशन इज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। सही गौर साहब, लेकिन ये जो जिन चीजों को आप इनको इतना डिले करें, होना यही चाहिए कि अगर करें तो इलेक्शन कमीशन इसकी जरूर रीजन दे। आप इर्रेगुलरिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं या आप एक ऑर्गेनाइज्ड धांधली की तरफ कर रहे हैं? क्योंकि इर्रेगुलरिटी तो पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस में आज तक होती आ रही हैं, वो सिस्टम के साथ चल के भी रिजॉल्व हो सकती हैं। सो इज एनीथिंग रॉन्ग और एवरीथिंग रॉन्ग जो आप कह रहे हैं? नहीं, ऑर्गेनाइज और नॉट ऑर्गेनाइज इज वन थिंग, लेकिन देखिए ये एक इलीगलिटी है, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की। और हम जो कह रहे हैं वो तो सिर्फ ये है कि इलेक्शन तो हो गए, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पीसफुल माहौल में हुआ, और कोई अफरा तफरी और कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, बहुत बेहतर है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो गए, आपने रिजल्ट को रोका। ठीक है, इलेक्शन में अब देखें, मैंने आपको यही बताया कि इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि 2 बजे तक आप रिजल्ट डिक्लेयर करें, नहीं है तो रीजंस दे दे, खुद ही रीजन नहीं डिक्लेयर कर सकता तो 10 बजे, वरना लॉ में लिखा है कि चलें ये रिजल्ट्स पे तो बात हमने कर ली। पीपल्स पार्टी के लोग राब्ता कर रहे हैं आपसे? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ कोई न राबिता हुआ है, न है, और न कोई इरादा। अगर वो इनिशिएट करते हैं तो फोन उठा लेंगे? देखिए जरूर, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई फोन करता है तो फोन भी उठाते हैं, बात भी करते हैं। अच्छा, हुकूमत बनाना ये एक अलग बात है, लेकिन बात जरूर। और अगर मुस्लिम लीग नवाज से फोन आ जाता है फिर क्या करेंगे? देखिए जिधर से भी आता है, मिलते रहते हैं लोग आपस में, पॉलिटिशियंस होते हैं, जब मिलना, फोन का आना एक अलग बात है, लेकिन कोalition बनाना, पार्लियामान में बैठना उनके साथ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। आपने मुत्तहिदा जो बल्कि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन वाली ऑप्शन को भी आपने कह दिया नहीं हो सकती, राइट? नहीं, वहदतुल मुस्लिमीन वाली ऑप्शन हमने इस तरह नहीं कहा है। वहदतुल मुस्लिमीन जब इलेक्शन लड़ रही थी तो वहदतुल मुस्लिमीन से पहले हमारा एक कमिटमेंट सा हुआ था कि अगर आपके कुछ लीडर्स इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे, समझे आप, वो हमारी है और हम आपकी है, तो हमने उनको सपोर्ट किया हुआ है। वहदतुल मुस्लिमीन ऐसी पार्टी है वो जो, इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया जिनके पास एक सीट है।
तो इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं इरेगुलरिटीज़ की, तो आगे से एक आर्ग्यूमेंट जो इसके रिस्पॉन्स में आता है वो यही है कि अगर करना होता तो सबसे बड़ा ग्रुप इंडिपेंडेंट्स का कैसे बनने देते जो बन गया। उन्होंने तो ख्वाजा साद रफ़ीक भी आप पे कुर्बान कर दिए, नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट कुर्बान कर दी, और साथ साथ जो है वो और बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। और कैसे साबित करें कि इलेक्शन हुआ ही है? नहीं, देखिए ये साबित करने वाली बात नहीं है। अगर वो बुर्ज गलत उल्टे हैं तो वो भी नहीं उल्टने चाहिए थे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे कि किसी ने कुछ भी नहीं किया। सिंपल बात है, जिन्होंने वोट कास्ट किया वो प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और सारे पोलिंग एजेंट के दरमियान काउंट हुआ, और काउंटिंग के प्रोसेस में से आपने फॉर्म 45 बनाया कि इतनी है, एक फॉर्म पे आपने लिखा कि ये वोट ले लिए कैंडिडेट्स ने। अब ये वही फॉर्म जाता है आरओ के पास। तभी हमने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया था कि खुदारा आप जो आरओज है और डीआरओज है वो सिर्फ जुडिशरी से ले ले, आप एग्जीक्यूटिव से कभी भी ना ले। तो इसलिए वो फॉर्म आपके पास 45 आ गया, वो अपने दफ्तर में किसी को आने नहीं दे रहा, वो कहता है सबको बाहर निकाले, जबकि लॉ यही कहता है सेक्शन 92 कि जब फॉर्म 47 बनेगा तो उसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी बैठा होगा, या उसका इलेक्शन एजेंट बैठा होगा, या उसका ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर बैठा होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में अब क्या सोल्यूशन निकालेंगे आप? खैबर पख्तूनख्वा में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। जितनी की चाहिए थी वो तो हम क्रॉस ओवर कर गए। अब तो हम सिर्फ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए हमने नाम फाइनल करने, फॉर्मेशन की सीएम बनाना है, किसको स्पीकर बनवाना है। जी नहीं, पीपल्स पार्टी को लेसर ऑफ द इवल देखते हैं आप? नहीं, देखिए कोई इरादा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ये सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन एनीवे वो हमारा और उनका नजरिए में इतना बड़ा फर्क है कि हम नहीं समझते। अगर आप पीपल्स पार्टी का अभी का मंशूर बना ले तो करप्शन पे उन्होंने एक लफ्ज नहीं लिखा कि उनको करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए। अच्छा मुजम्मिल, अगर मुझे आप इजाजत दें, मैं बैरिस्टर साहब से एक सवाल कर लूं। बिल्कुल 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 जी बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें ज़रा, क्योंकि जो आप दावा कर रहे हैं कि 170 आपके पास सीटें हैं, चलें अगर ये दावा आपका सच साबित हो जाता है और जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि आप विफाक में गवर्नमेंट बनाएंगे, ये बताएं कि आपकी क्या तरजीहात होंगी। इमरान खान साहब कहते रहे कि जो गवर्नमेंट उनको फारिग किया गया था एक साजिश थी अमरीकी, साइफर केस का हवाला देते हैं, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनका जिक्र करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो साबिक आर्मी चीफ हैं? फिर जो बाद में जो कुछ हुआ, ये इलेक्शंस हुए, उससे पहले लंदन प्लान का जिक्र करते हैं इमरान खान, उनके जो किरदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्या? इसके बारे में आप सोच रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि आई एम श्योर कि आपकी कुछ कर रहे होंगे, मशावरत हो रही होगी इमरान खान साहब से। कामरान साहब देखिए, वो इसमें कोई शक नहीं, साइफर एक हकीकत है, लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है और उस पर कोई बात नहीं है, जिस तरह आप इलेक्शन के तनाजुर में कर रहे हैं और फ्यूचर के तनाजुर में कर रहे हैं, तो देखिए अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म करता है और आगे बढ़ता है तो आप लोगों से इंतकाम नहीं लिया करते। तो इसलिए हम आगे तो इसी तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे तो आज भी उसके ये अपील की है पूरी से कि ये क्लेश ऑफ टाइटन खत्म होने चाहिए और सीज फायर होने चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। आप खुद एनालिसिस करते हैं और बेहतरीन एनालिसिस आप लोग करते हैं इकानमी पे। ये मुल्क और इकानमी और ये इवन फ्रेजाइल डेमोक्रेसी इस चीज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करेंगे तो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसमें अवाम पार हो जाएगा। आज अगर हमने आज इंट्रोड्यूस कराया होता अपने मकासद के लिए, हम तो यही चाह रहे थे कि क्यों ना वोटिंग मशीन हो। वोटिंग मशीन अगर हम इंट्रोड्यूस कराते, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंचे, और हम वोटिंग मशीन आज तक इंट्रोड्यूस नहीं करा सके। हमारे पास सिर्फ आप देख ले, रिकॉर्ड उठाए 90,000 पोलिंग स्टेशन है। इंडिया में 15 लाख पोलिंग स्टेशन है। इंडिया में 90 करोड़ लोग वोट डालते थे, वो कहाँ कर देते, एक दिन में उनका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। अमेरिका में कितने 31 करोड़ लोग जो है ना वो कितने डाल देते हैं। तो हम ये चीजें लेके आएंगे। देखिए पाकिस्तान के बारे में सोचो, मुस्तकबिल के लिए सोचो, अगर इसकी इकानमी के लिए सोचना है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड। लेकिन और हमने तो मंशूर में रखा था कि ट्रुथ एंड जी जावेद साहब का सवाल, जावेद चौधरी साहब का सवाल, गौर साहब। शहबाज आना बोरा मुजम्मिल साहब, अभी शहबाज साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिकन के खिलाफ कोई ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए, हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। तो अगर इनका यही स्पिरिट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर मूव फॉरवर्ड करना चाहे अगर, तो फिर उसमें तो ज्यादा इनको पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उनके साथ बैठ जाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी इनको और बड़े आराम से गवर्नमेंट बना लेंगे। क्योंकि जो कोर्ट केसे ये करने जा रहे हैं उसमें तो टाइम भी लग सकता है ना इनको अपनी जो सीट्स हैं उसके ऊपर अपनी जो बर्तरी है उसको साबित करने में। जी गौर साहब।
नहीं, देखिए, जहां तक इनके साथ बैठने की ताल्लुक है तो ये सिर्फ ये नहीं है कि वो किसके खिलाफ केस करना चाहते हैं, किसके खिलाफ नहीं करना चाहते। हमारे और उनकी जो बयानी है उसमें बहुत बड़ा एक फर्क है। इसलिए उनके साथ इकट्ठे बैठकर के हुकूमत बनाने से बेहतर है कि हम स्ट्रांग अपोजिशन करें और उनको जो भी हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक बढ़ना चाहिए, पार्लियामेंट्री उसूल के मुताबिक, तो वो हम करें, बजाय इसके कि हम उनको साथ मिला करके हुकूमत बनाएं। क्योंकि हमारी और उनके जमीन उस्मान का अपने जो तर्ज हुकूमत है उसमें फर्क है। नहीं, वो तो मुत्तहिदा के साथ भी था ना पिछले सेटअप में। अभी आपने बैरिस्टर साहब, लेकिन अभी आपने बात की थी कि हमें आगे बढ़ना है, पाकिस्तान का आगे बढ़ना, इंतकाम की सियासत को दफन करना है। आगे देखिए, ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ ने भी बात की है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि मिलके काम करते हैं, मिलके चलते हैं। आज आर्मी चीफ का जो बयान आया, एग्जैक्टली उन्होंने भी यही कहा है। तो नहीं, मिलके तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका इतना बड़ा फर्क है तो आप कहें, बेशक अगर हम हुकूमत नहीं बना सके, मैं यही जो शहबाज साहब ने क्वेश्चन किया था कि आपका टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि आप ये करें। देखिए, अभी आपके पास कानूनी तौर पर जो है 10 दिन का टाइम होता है कि रिटर्न के जो विनिंग कैंडिडेट है वो अपने एक्सपेंसेस इलेक्शन कमीशन में फॉर्म फाइल कर दे, तो उसके बाद नोटिफिकेशन होगा रिटर्न कैंडिडेट का, और उसके बाद 3 महीने के आज़ाद कैंडिडेट नॉमिनेशन जो पार्टी ज्वाइन करे, और उसके बाद असम्बली का सेशन कॉल हो जाता है। इसमें इतना टाइम जरूर है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो हमें रिलीफ दे सकते हैं, और हम चाहते भी क्या है कि हमारे पास सर्टिफाइड कापीज अगर फॉर्म 45 की मौजूद है, उसके रिजल्ट के मुताबिक आप देखिए विनर कौन है। तो हाईकोर्ट ऐसा करती रही है, और पहले भी हाईकोर्टों ने ऐसा ही किया है, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। जावेद साहब, आपका कोई सवाल? ऐसा हो जाता है तो वी वुड बी एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। गौहर साहब, फिर कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। गौहर साहब, जो मेरी टेक है, एक तो ये है कि अगर आवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो आपको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलना चाहिए, और ये मसलसल हम पिछले 24 घंटे से कह रहे हैं कि जब आपकी अक्सरियत है तो उस अक्सरियत को तस्लीम करना चाहिए। इससे ही मुल्क चल सकेगा और इसी से डेमोक्रेसी चल सकेगी। अगर एक बड़ी पार्टी है और उसने अक्सरियत हासिल कर ली है और इसके बावजूद अगर उसको मौका नहीं मिलता, तो ये मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी के साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है। ये मेरी टेक है। अब अगला सवाल ये है कि आपके इस वक्त मुतालबात क्या हैं, और ये मुतालबात किस से हैं, और आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या किया जाए जिससे फिर आप इन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ भी चल सकते हैं और रियासत के साथ भी चल सकते हैं, और उसके बाद उसके बदले में आप क्या क्या रियासत को देने के लिए तैयार है? चौधरी साहब, आपका टेक बड़ा अच्छा है, और जहां हमारे पास है तो देखिए, अगर हमारे पास है, हम किससे चाहते हैं, तो हम तो इलेक्शन कमीशन से चाहते हैं। ये आईनी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है। रिजल्ट फॉर्म करने के लिए कौन आता है? स्कूल के टीचर तो नहीं आते, आरओज ने करना है, और आरओज अगर इवन एग्जीक्यूटिव से भी लिए गए हैं, जो कि हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप जुडिशरी से ले ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वो आरओज भी इलेक्शन कमीशन ही का हिस्सा है। तो हम इलेक्शन कमीशन से मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट आपसे हमारी बड़ी सारी तवक्को जो रिजर्वेशन है वो अपनी जगह, जिस तरीके से आपने हमें ट्रीट किया, जिस तरीके से आपने हमें आइसोलेट किया, जिस तरीके से 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से आपने हमें ट्रीट किया हुआ है, वो सबको भूल जाए। लेकिन अभी ये आखिरी मार्का, प्लीज इसको सर कर ले और इसको आईनी तरीके से निभा ले। गौहर साहब, आखिरी सवाल। जी सलमान साहब। लेकिन गौहर साहब, ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकेगा, अब तो ट्रिब्यूनल्स ने फैसला करना है, क्योंकि अब इलेक्शन के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो दोबारा इन मामलात को दुरुस्त कर सके। जो आप कह रहे हैं कि इस हल्के में हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो अभी ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। ये तो नहीं चौधरी साहब, बेसिकली जो हम फॉर्म 45 का कह रहे हैं, तो लॉ में लिखा हुआ है कि अप टू 60 डेज इनके पास टाइम है। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल 45 डेज बाद बनता है, नोटिफिकेशन के बाद 45 डेज का टाइम है। वो अगर आप ऐसी चीजों को लेके जाए कि रिगिंग हुई है, मतलब इलेक्शन के बाद की बात करें कि इस वक्त रिगिंग हुई है, वोट कास्ट नहीं हुआ, लोगों को रोका गया, तो उसके लिए आपको ट्राइब्यूनल जाना है। हम तो कुछ भी नहीं कहते, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आपके प्रिजाइडिंग अफसर का बना हुआ फॉर्म, वी कुड बी रॉन्ग, वी कुड बी इनकरेक्ट, हम कहते हैं जी ये मेरा फॉर्म है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका मुतालबा फेयर है, आपका मुतालबा फेयर है गौर साहब। अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर गलती की है, उससे मैं माफी चाहता हूं, तो उसे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और अगर फर्ज करें कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसके कोई कंसर्न्स हैं इलेक्शन कमीशन पे, तो उसको एड्रेस होना चाहिए और इमीडिएटली होना चाहिए। आपका मुतालबा बड़ा फेयर है। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि इस दौरान जाहिर है स्टेट के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, बगैर गवर्नमेंट के तो नहीं चल सकती। या तो आप ये कह सकते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उस वक्त तक चलती रहे जब तक आपके मामलात को इलेक्शन कमीशन एड्रेस नहीं करता और आप सेटिस्फाइड नहीं होते। दूसरा ये हो सकता है कि जो दूसरी पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट बना लें
और आपको कोई उनके खिलाफ कंसर्न नहीं होगा, आप मुल्क को चलने देंगे। ठीक है। और इस दौरान अगर आपके सारे मामला सेटल हो जाते हैं और आपके पास ज्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं जी तो जावेद साहब, आप उस वक्त कम है, फेस करना है। गौर साहब रिस्पॉन्ड कर लें। चौधरी साहब नहीं, ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब। जो हमारा मुतालिबा है इट कुड बी रिजॉल्व इन लेस देन 2 days द मैक्सिमम। 2 दिन में हो सकता है। 50 सीटों का तो झगड़ा होगा ना जी। 50 सीटों के हमारे फार्म को छोड़ दे, अपने 50 आरओस को इलेक्शन कमीशन कल बुला ले, इनको कहे आपके पास फॉर्म आए। अब एक कंस्टिट्यूएंसी के कितने फॉर्म होते हैं भला? आपके एक कंस्टिट्यूएंसी मैक्सिमम होते हैं। मैं बुनेर से बिलोंग करता हूँ, मेरा नेशनल असेंबली का था, तो इन्हें हमारे चूंकि इलाका बड़ा होता है तो मेरे थे 397, रूटीन में लेस देन 300 होते हैं। वो आपके पास 300 पेजेस पे मुश्तमिल होता है जिसमें 4 कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं। वहां से इलेक्शन कमीशन टायरा बना ले कि ओरिजिनल फॉर्म ला करके उसके गौर साहब माजरत चाहता हूँ, वक्त खत्म हो गया। आपकी उम्मीदें इलेक्शन कमीशन से हैं, बहुत शुक्रिया। और सलमान साहब आपसे भी माजरत के साथ शहबाज राना साहब, कामरान यूसुफ साहब, सलमान साहब, जावेद चौधरी साहब, खालिद कयूम साहब मौजूद थे। ट्रांसमिशन आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक के बाद न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।